नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास 12 नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और मैं सिद्धार्थ पटेल आज आप सभी बच्चों के लिए लेके आ चुका हूं आपके एक नए चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, जो कि है ग्लोबलाइजेशन। अब अगर आपने ये टर्म सुना होगा ग्लोबलाइजेशन, तो ये हमने बचपन से बहुत बार सुनते हैं। हमने इकोनॉमिक्स में इस टर्म को पढ़ा है, आपने सोशल साइंस में इस टर्म्स को पढ़ा होगा एलपीजी रिफॉर्म्स के तहत। तो हमने ये टर्म बहुत बार सुना है। और अगर मेरे लाल तुम बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो हमारी ये जो किताब है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आज तक के हमने जितने भी चैप्टर पढ़े ना, उन सब में इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन था। अभी तक हमने ग्लोबलाइजेशन को हमारी इस किताब में भी बहुत इनडायरेक्ट तरीके से पढ़ा है, जैसे कि सिक्योरिटी पूरे वर्ल्ड में कैसे इंपैक्ट कर रही है, इन्वायरमेंट पूरे वर्ल्ड में किस देश में क्या हो रहा है, कहां क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम पूरे वर्ल्ड एज अ कम्युनिटी की बात करते हैं। तो आज तक मेरे लाल हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात तो की है पॉलिटिकल साइंस में भी, लेकिन हमेशा इनडायरेक्ट वे में बात करी। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही ध्यान से क्या करेंगे, हम लोग बहुत ही ध्यान से ग्लोबलाइजेशन को समझेंगे, ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के कॉजेस को समझेंगे। यहां पे जैसे अगर तुम देखोगे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, तो यहां पे तुम्हें समझ में आएगा कि सबसे पहले हम ग्लोबलाइजेशन को समझेंगे, ग्लोबलाइजेशन के कॉजेस को, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देन हम लोग इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे। अगर आपको बहुत ध्यान से, अगर हमने अपने सभी चैप्टर को पढ़ा तो आपको ध्यान हो कि ऑल्दो ये जो किताब है मेरे लाल, ये किताब वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करती है, लेकिन इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी हम लोग हमेशा इंडिया का एंगल और इंडिया का पर्सपेक्टिव जरूर समझने की कोशिश करते हैं। चाहे वो इन्वायरमेंट को ले लो, चाहे तुम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ले लो, चाहे तुम सिक्योरिटी को ले लो, हम हमेशा इंडिया के पर्सपेक्टिव से चीजें जरूर समझते हैं। देन रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन को लेके बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स चल रहे हैं कि हमें ग्लोबलाइजेशन नहीं चाहिए, ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इंपैक्ट की बात हो रही है। इंडिया में कौन से सोशल मूवमेंट चल रहे हैं, इंडिया में क्या चीजें हो रही है, हम वो तमाम तरीके की चीजें मेरे लाल यहां पर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। तो शुरुआत जो है हम कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन से करेंगे कि आखिर ये ग्लोबलाइजेशन है क्या। अब अगर देखें तो तुम्हारी एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी ने पहले तुम्हें बहुत सारी कहानी सुनाई। तुम बोलोगे सर सबसे पहले आप हमें डेफिनेशन दो ग्लोबलाइजेशन की, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। पहले क्या है, पहले अपन कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम्पल्स एक तरीके से सोचने पर मजबूर करते हैं। और जैसे 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 चैप्टर आगे बढ़ते चले जाएगा, आपके पास में डेफिनेशन भी होगी, ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव भी होंगे, ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव भी होंगे, तमाम तरीके की चीजें आपके पास में होगी जो कि आपको पेपर में लिखना रहेगा। तो शुरुआत अपन कुछ एग्जाम्पल से करते हैं, उन एग्जाम्पल से तुम्हें बेटर क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टोरी ऑफ जनार्दन की। स्टोरी ऑफ जनार्दन में क्या है भैया, जनार्दन जो है, जनार्दन एक तरीके से रहता भारत में, लेकिन वो काम किसके लिए कर रहा है, वो काम कर रहा है अमेरिका की कंपनी के लिए, अमेरिका के लिए कर रहा है। तो जनार्दन का काम जो रहता है वो यूजुअली रात के समय पर वो घर से जाता है ऑफिस के लिए, वो अपने क्लाइंट से फोन पर बात करता है, और उन क्लाइंट से बात करता है जिनसे कि कभी वो जीवन में मिलेगा नहीं। मतलब कि वो जा रहा है, मतलब अगर मैं साफ साफ शब्दों में कहूं, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं, लेकिन अगर मैं साफ साफ कहूं तो एक कॉल सेंटर जा रहा है, जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे कि वो अपने क्लाइंट से बात कर रहा है। ये क्लाइंट जो है ये अमेरिका के रहने वाले हैं, इसलिए वो रात में जा रहा है क्योंकि वहां पे उस समय सुबह हुआ होगा, ठीक है। वो उनकी समस्याएं सुन रहा है, उनकी समस्या का रिजोल्यूशन दे रहा है, ठीक है भैया। अब जो जनार्दन की वर्किंग कंडीशन है, सब कुछ है, सब कुछ अमेरिका के हिसाब से, मतलब रात में जाता है क्योंकि वहां सुबह होती है, उसे छुट्टी भी अमेरिका के हॉलीडेज के हिसाब से मिलती है, भारत के हिसाब से नहीं मिलती है। तो उसका सारा का सारा पैटर्न क्या है, उसका सारा का सारा जो पैटर्न है वो सब कुछ यूएस बेस्ड है, लेकिन रह वो भारत में रहा है। तो जनार्दन जो अपनी सर्विसेज दे रहा है, जनार्दन जो अपनी सर्विसेज दे रहा है मेरे लाल, वो कुछ ऐसे लोगों को दे रहा है जिनसे कि कभी वो जीवन में नहीं मिलेगा। ये हो गई अपनी पहली कहानी। अब बात करते हैं अपन अपनी दूसरी कहानी की। दूसरी कहानी कौन सी भैया, दूसरी कहानी है द स्टोरी ऑफ रमाधारी।
जो रमाधारी है, इस कहानी में हम क्या देखते हैं, इस कहानी में हम ये देखते हैं कि रमाधारी को अपने बर्थडे, अब रमाधारी को अपनी बच्ची के बर्थडे पे क्या करना था, रमाधारी को अपनी बच्ची के बर्थडे पे गिफ्ट देना था। अब गिफ्ट में रमाधारी ने साइकिल की सोचा। अब रमाधारी ये सोचते हैं कि साइकिल ऐसी खरीदना है कि जो बजट में भी हो और क्वालिटी भी हो, बजट में भी हो और क्वालिटी भी हो, ऐसी साइकिल खरीदना है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं मेरे लाल, यहां पे हम लोग देखते हैं कि रमाधारी जब साइकिल खरीदने जाते हैं तो वो वहां पे ये पता चलता है कि वो जो साइकिल है वो मैन्युफैक्चर्ड हुई चाइना में, लेकिन उसकी मार्केटिंग हो रही है इंडिया में, इंडिया में वो बिक रही है और रमाधारी वो साइकिल लेके आ जाते हैं। ठीक है, इसके पहले साल रमाधारी ने क्या किया, बारबी डॉल अपनी बच्ची को गिफ्ट करनी थी। तो वो जो बारबी डॉल थी वो बनी कहां पे, अमेरिका में, लेकिन हम यहां पर क्या देखते हैं, वो बिक भारत में रही है। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पे हम गुड्स, यहां पे हम सामान देख रहे हैं कि सामान किसी दूसरे देश में बन रहा है लेकिन बिक कहीं और रहा है। तो यहां पे हमने गुड्स, यहां पे हमने कमोडिटीज की बात की, यहां पे हमने सर्विसेज की बात की कि जनार्दन जो सर्विसेज दे रहा है अपनी, वो किन लोगों को सर्विसेज दे रहा है बेटा, वो उन लोगों को सर्विसेज दे रहा है जो कि इस देश में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमने सर्विसेज की बात करी, यहाँ पे हमने कमोडिटीज, यहाँ पे हमने गुड्स की बात करी। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं सारिका की। ठीक है, तो सारिका की कहानी में क्या है भैया, सारिका की कहानी में हम लोग मेरे लाल ये देखते हैं कि सारिका जो रहती है अपनी फैमिली में पहली लड़की रहती है जो कि मतलब आगे जिसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और सारिका थ्रू आउट द स्कूल, थ्रू आउट द अपनी लाइफ बढ़िया टॉपर रही है। अब उसे फर्स्ट जनरेशन, वो अपनी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन वाली लड़की रहती है, मतलब पहली पीढ़ी रहती है जिसने की इतनी पढ़ाई की है। अब जब सारिका को अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो सारिका को विदेश जाना रहता है। तो कुछ लोग रहते हैं जो कि सारिका को, जैसे भुआ वगैरह, हाँ क्या कर रहे हो, लड़की के हाथ पीले करवा दो, मतलब कुछ लोग वो बोल रहे थे, और कुछ लोग था कि नहीं बाहर चले जाओ। तो सारिका ने भी क्या किया, सारिका ने भी हिम्मत करके, सारिका सोचती कि नहीं मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मुझे जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सारिका वैल्यूज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है कि मेरे परिवार की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज चल रहे हैं, मेरे परिवार में जैसे पहले चीजें चल रही है, और आज की जो नई वैल्यूज है, इनके बीच में सारिका क्या कर रही है, इनके बीच में सारिका के कॉन्ट्राडिक्शन आ रहे हैं। तो इन तीनों कहानी को अगर तुम ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो इन तीनों कहानी में तुमको यह समझ में आएगा कि यहाँ पे सर्विसेज जनार्दन जो है वो किसी उन लोगों को दे रहा है जिनसे कभी मिल नहीं सकता, तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ऑफ कमोडिटीज या ग्लोबलाइजेशन ऑफ गुड्स, कि सामान बन कहीं पे रहा है, बिक कहीं पे रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वैल्यूज की, ट्रेडिशन की, तमाम तरीके की चीजों की बात करें तो सारिका इन सारी चीजों में फंस गई। क्लियर है? तो ये तीन एग्जाम्पल क्या दिखा रहे हैं, तीन एग्जाम्पल तुम्हें थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो अभी तक तुम्हें ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन क्लियर नहीं है कि सर ग्लोबलाइजेशन है क्या, एक्सेप्टेड कि अभी तक क्या है, अभी तक तुम्हें ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, अभी तो तीन एग्जाम्पल्स मिले। अब तुम्हारी एनसीईआरटी बोलती है मेरे लाल, क्या बोलती है कि ग्लोबलाइजेशन के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, और तुम्हारी एनसीईआरटी में ग्लोबलाइजेशन के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे। एनसीईआरटी बोलती जरा तुम सोचो, आज मैं भी तुमसे बोलता हूं जरा तुम सोचो, तुम सुबह से लेके रात तक अपना दिन सोचना, तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन तुम्हें इंपैक्ट कर रहा है। जिस पेन से तुम लिख रहे हो, जिस कॉपी में तुम लिख रहे हो, या जो साइकिल तुम चला रहे हो, या जो टीवी तुम देख रहे हो, या जो मोबाइल फोन तुम यूज कर रहे हो, या जो खाना तुम खा रहे हो, बहुत सारी चीजें मेरे लाल, कभी तुम बहुत ध्यान से देखना तो ग्लोबलाइजेशन ने पर्सनली तुम्हारी लाइफ को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। ग्लोबलाइजेशन ने पर्सनली तुम्हारी लाइफ को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। अब तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में और ग्लोबलाइजेशन के क्या, और ग्लोबलाइजेशन के और थोड़े से एग्जांपल्स है। तो जरा अपन क्या करते हैं, जरा अपन इन एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन इन रियल लाइफ वी रियलाइज दैट इट इज यूज्ड इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। इन रियल लाइफ देखोगे, तुम अपने रियल लाइफ में देखोगे तो ग्लोबलाइजेशन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। डे टू डे लाइफ में तुम्हारे जीवन में ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे मेरे लाल। ठीक है, तो जरा देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और समझते हैं। सम फार्मर कमिटेड सुसाइड बिकॉज देयर क्रॉप फेल्ड, दे हैव बॉट वेरी एक्सपेंसिव सीड सप्लाइड बाय अ मल्टीनेशनल कंपनी। कुछ फार्मर ने सुसाइड कमिट कर लिया, क्यों? क्योंकि उनकी जो क्रॉप्स है, वो उनकी जो फसल है वो खराब हो गई। अब फसल का बीज कहां से लेके आते हैं, फसल का बीज खेत में उगाने से पहले बीज लाना पड़ेगा, तो बीज वो एक कोई मल्टीनेशनल कंपनी से लेके आते हैं जो कि भारत की नहीं थी, मतलब जो कि बाहर की थी, लेकिन जिसने कि अपना ऑफिस भारत में सेटअप कर लिया था। जैसे गूगल वगैरह है, समझ लो, है ना, कि वो है अपने नहीं, लेकिन उनके ऑफिस अपने यहाँ पे सेटअप है कि नहीं। ठीक है,
तो वैसे ये फार्मर्स ने क्रॉप कहां से लेके आए थे, कोई एमएनसी से लेके आए थे। अब उनकी फसल खराब हो गई और उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। ठीक है। एन इंडियन कंपनी बॉट अ मेजर राइवल कंपनी बेस्ड इन यूरोप डिस्पाइट प्रोटेस्ट बाय सम करंट ओनर्स। अब एक इंडियन कंपनी के लिए बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है भैया। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। एक चीज हमने ये देखा, then many retail shopkeepers fear that they will lose their livelihood if some major international companies open retail chain in companies। जो retail shopkeepers हैं वो लोग ये सोच रहे हैं, जो दुकानदार हैं, ठीक है, जो दुकानदार है, जो रिटेल शॉपकीपर्स हैं, उनको लग रहा है कि अगर कोई बड़ा फॉरेन से कोई बड़ा कोई रिटेल वाला आ गया तो हमारी जो दुकानदारी है वो क्या हो जाएगी, वो चौपट हो जाएगी। हमारी जो दुकानदारी वो चौपट हो जाएगी। अगर बाहर से कोई फॉरेन वाला आके यहाँ पे कुछ अपना रिटेल में कोई चेन खोल लेता है, क्योंकि हो सकता है वो ज्यादा सस्ते में दे दे, तो अपनी दुकानदारी चौपट हो जाएगी। तो उनको ये डर बना हुआ है। ठीक है। A film producer in Mumbai was accused of lifting the story of his film from another film made in Hollywood। एक मुंबई का फिल्म प्रोड्यूसर है भैया, उस पर आरोप लगे कि उसने जो पिक्चर बनाई है, बॉलीवुड में जो पिक्चर बनाई है, उसने वो हॉलीवुड की किसी मूवी की कॉपी कर ली है और उसने वो पिक्चर बनाई है, तो उस पर आरोप लग रहे हैं। ठीक है। A militant group issued a statement threatening college girls who wear western clothes। एक मिलिटेंट ग्रुप ने क्या किया, एक मिलिटेंट ग्रुप ने स्टेटमेंट इशू किया गया है कॉलेज की लड़कियों के खिलाफ कि अगर आप वो वेस्टर्न क्लोथ्स पहन रही है तो हम उड़ा देंगे, ये कर देंगे। ठीक है, उन्होंने मतलब एक स्टेटमेंट इशू किया। अब इतने सारे एग्जाम्पल से तुम क्या समझे हो, इतने सारे जो एग्जाम्पल है कि फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, तो कहीं प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो कहीं रिटेल शॉपकीपर को डर बना हुआ है, तो कहीं हम लोग ने देखा एक मिलिटेंट ग्रुप, एक टेररिस्ट ग्रुप ने स्टेटमेंट इशू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर है भैया उस पर आरोप लगाया कि उसने हॉलीवुड की क्या करी, उसने हॉलीवुड की कोई स्क्रिप्ट चुरा ली। इतने सारे एग्जाम्पल से तुम क्या समझो, इतने सारे एग्जाम्पल से तुम क्या समझो मेरे लाल। इतने सारे एग्जाम्पल से अगर मैं तुम्हें बताऊं कि क्या समझो, तो हम ये समझ रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन जरूरी नहीं बेटा कि ग्लोबलाइजेशन क्या हो, ग्लोबलाइजेशन के सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट हो, ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं। आप हमेशा ये नहीं देख सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन के सिर्फ पॉजिटिव है, ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव भी है। और ये एग्जांपल्स हमें ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन में क्या, कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के जो लूप होल्स है, कहीं ना कहीं जो ग्लोबलाइजेशन में जो नेगेटिव वाली जो चीजें हैं, वो ये सारी की सारी चीजें, वो ये सारे के सारे एग्जांपल्स दिखा रहे हैं। ठीक है। सिंस मच ऑफ द यूजेज टेंड टू बी इम्प्रिसाइज, इट बिकम इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई व्हाट डू वी मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। अब अगर अपन इतने सारे एग्जांपल्स देखें बेटा कि कोई बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन नेगेटिव है, कोई बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का डेवलपिंग कंट्रीज पे बहुत बड़ा नुकसान बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, कोई बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन से अमेरिका को फायदा हो रहा है। मतलब सब लोग ग्लोबलाइजेशन के बारे में कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं। कुछ लोग ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव बता रहे हैं कि देखो ग्लोबलाइजेशन से कितने पॉजिटिव है, कि सस्ते में अच्छा सामान मिल जा रहा है। तो तुम देखोगे तो चीजें इम्प्रिसाइज है। मतलब आज अब मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो तुम्हारे पास में एग्जांपल है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखो, और मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन मेरे लाल, तो तुम क्या करोगे, तो तुम एग्जांपल दे सकते हो कि एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, लेकिन भैया तुम एक प्रीसाइज डेफिनेशन तो देनी होगी। प्रीसाइज मतलब एक शॉर्ट क्लियर कट डेफिनेशन तो देनी होगी ना कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तुम्हें पता तो होना चाहिए व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन एज अ कंसेप्ट फंडामेंटली डील्स विथ फ्लो। ग्लोबलाइजेशन एज अ कंसेप्ट फ्लो से डील करता है, और यहीं पे उसकी डेफिनेशन है। ग्लोबलाइजेशन एज अ कंसेप्ट डील विथ फ्लोज, डील विथ फ्लो। पानी का फ्लो तुम ऐसे कर दोगे तो पानी का फ्लो इधर चले जाएगा, ऐसे करोगे पानी का फ्लो इधर, पानी का ये फ्लो हो रहा है ना, ये है फ्लो, ये पानी का फ्लो। तो वैसे ही ग्लोबलाइजेशन डील्स विद द फ्लो। ग्लोबलाइजेशन एज अ कंसेप्ट डील विद द फ्लो। किसका फ्लो, किसका फ्लो है सर? ठीक है। आइडियाज मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। ग्लोबलाइजेशन फ्लो है आइडियाज का, ग्लोबलाइजेशन फ्लो है आइडियाज का, कि जो आइडियाज है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो रहे हैं। जो मैं सोच रहा हूं वो मैं बता सकता हूं किसी को भी। तो ग्लोबलाइजेशन में फ्लो हो रहा है किसका? आइडियाज का फ्लो हो रहा है। किसका फ्लो हो रहा है मेरे लाल? आइडियाज का फ्लो हो रहा है। ठीक है। देन कैपिटल शंटेड बिटवीन 2 और मोर प्लेसेस। जो कैपिटल है बेटा, कैपिटल का भी फ्लो हो रहा है। कैपिटल मतलब निवेश, पैसा। कैपिटल मतलब पैसा। जैसे कैसे हो रहा है कि अमेरिका की कंपनी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत उन्होंने भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल लिया। तो पैसा, वो लोग पैसा भारत में आके निवेश कर रहे हैं ना, निवेश कर रहे हैं ना। जो पैसा है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना, जा रहा है।
तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्लो ऑफ आइडियाज, ग्लोबलाइजेशन की वजह से फ्लो ऑफ आइडियाज हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से फ्लो ऑफ कैपिटल, पैसा भी है, जो पैसा भी क्या हो रहा है, पैसा भी पूरे वर्ल्ड में फ्लो हो रहा है, ठीक है। कमोडिटीज बीइंग ट्रेडेड अक्रॉस द बॉर्डर, हम लोग ये देखते हैं कि जो कमोडिटीज है, कमोडिटीज ट्रेड हो रही है, वही साइकिल वाला एग्जांपल कि बन कहीं पर आया, बिक कहीं पर आया, तो कमोडिटीज का फ्लो। एंड देन पीपल मूविंग इन सर्च ऑफ बेटर लाइवलीहुड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसके बाद में आखिरी में लोग खुद एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, चौथी जगह क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लोग खुद मूव कर रहे हैं फॉर बेटर लाइवलीहुड, फॉर बेटर लाइफस्टाइल, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन एज एन आइडिया फंडामेंटली डील्स विद फ्लो, ग्लोबलाइजेशन एज एन आइडिया फंडामेंटली डील्स विद द फ्लो, फ्लो ऑफ आइडियाज, फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ कमोडिटीज, फ्लो ऑफ पीपल, आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज, पीपल, इन चार चीज का फ्लो है ग्लोबलाइजेशन, और ये है ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन। ग्लोबलाइजेशन एज अ कंसेप्ट फंडामेंटली डील्स विद फ्लो ऑफ आइडियाज, फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ कमोडिटीज एंड फ्लो ऑफ पीपल। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ इस तरीके से दुनिया चल रही है। ये हो गई लॉन्ग डेफिनेशन। अब और बात करें तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या कर दिया, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है, कि पूरा वर्ल्ड जो है वो इंटरकनेक्टेड हो गया। ग्लोबलाइजेशन इज अ फिनोमिना थ्रू विच द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड, ग्लोबलाइजेशन इज अ फिनोमिना थ्रू विच द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड, कि पूरा वर्ल्ड आपस में इंटरकनेक्ट हो चुका है। तो ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टनेस के प्रति क्या है, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टनेस के प्रति आगे बढ़ रहा है, ठीक है। क्रिएट एंड सस्टेन एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज कॉन्स्टेंट फ्लो, ठीक है। वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टनेस क्यों है, क्योंकि क्रिएटेड एंड सस्टेन एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज कॉन्स्टेंट फ्लोज, क्योंकि ये जो फ्लो हो रहे हैं ना मेरे लाल, ये जो फ्लो हो रहे हैं कांस्टेंट फ्लो हो रहे हैं। अब एक कांस्टेंट मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक बार सामान भेज दिया तो फिर सामान भेजेंगे नहीं, कांस्टेंट हो रहा है ना, बार बार हमें चाइना सामान भेज रहा है, बार बार लोग यहां से वहां, वहां से यहां, वहां से यहां मूव कर रहे हैं, बार बार कैपिटल मूव हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही है। तो ये जो फ्लो है ये कांस्टेंट फ्लो है, ऐसा नहीं है वन टाइम फ्लो है। ये जो फ्लो है, ये फ्लो क्या है मेरे लाल, ये फ्लो कांस्टेंट फ्लो है। ये फ्लो क्या है, ये फ्लो कांस्टेंट फ्लो है। क्या है, कांस्टेंट फ्लो है। क्या है, कांस्टेंट फ्लो। और इस कांस्टेंट फ्लो की वजह से पूरा वर्ल्ड जो है उसमें इंटरकनेक्टनेस देखने को मिल रही है, ठीक है। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। देखो अपन ने शुरुआत कहां से की थी, अपन ने शुरुआत की थी बेटा इन 3 स्टोरी से, कि 3 स्टोरी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन दिखा रही है, ठीक है। इसके बाद में हमने ग्लोबलाइजेशन के कुछ नेगेटिव एग्जांपल्स देखे, मैंने बताया कि ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी है। फिर हमें पेपर में लिखने के लिए एक प्रीसाइज डेफिनेशन चाहिए कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो हमने प्रीसाइज डेफिनेशन निकाली कि ग्लोबलाइजेशन एज अ कंसेप्ट फंडामेंटली डील्स विद फ्लो, ठीक है। फ्लो किसका है, आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज एंड पीपल का है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से वर्ल्ड में इंटरकनेक्टनेस बढ़ी है। क्यों इंटरकनेक्टनेस बढ़ी है, क्योंकि ये जो फ्लो हो रहा है ये कांस्टेंट फ्लो हो रहा है, ये फ्लो लगातार है। तुम अभी वीडियो देख रहे हो तब भी ये फ्लो जारी है, तुम ये वीडियो देख रहे हो तब भी ये फ्लो जारी है। हो सकता है कोई बच्चा दुबई में बैठ के मेरा ये वीडियो देख रहा हो सकता है ना मेरे लाल। तो फ्लो, आइडियाज, पढ़ाई, सबका फ्लो बना हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट फ्लो बना हुआ है। और इसी कंसेप्ट को क्या कहा गया है, इसी कंसेप्ट को ग्लोबलाइजेशन कहा गया है, ठीक है। अब जो ग्लोबलाइजेशन है ना बेटा, वो मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। ग्लोबलाइजेशन मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, मतलब कि आपको ग्लोबलाइजेशन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ना होगा। यूजुअली हम किस में कंफ्यूज होते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं कि सर ग्लोबलाइजेशन मतलब इकोनॉमिक एंगल पे इंपैक्ट पड़ा होगा, सर ग्लोबलाइजेशन मतलब सर कल्चरल पे इंपैक्ट पड़ा होगा, कल्चर पे इंपैक्ट पड़ा होगा। नहीं, ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकली भी इंपैक्ट पड़ा है, ग्लोबलाइजेशन का सरकार कैसे काम करती है उस पर भी इंपैक्ट पड़ा है बेटा। तो इसलिए कहा गया है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। अलग अलग डायमेंशन से हमें ग्लोबलाइजेशन को समझना होगा, तब जाके तुम्हें क्लियर पिक्चर समझ में आएगी कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। हमें अलग अलग डायमेंशन से ग्लोबलाइजेशन को समझना होगा, तब जाके क्या होगा, तब जाके तुम्हें क्लियर पिक्चर समझ में आएगी कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है। इट हैज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशन एंड दीज मस्ट बी एडिक्वेटली डिस्टिंग्विश। यहां पे ये बताया गया है कि ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल भी इंपैक्ट है, ठीक है,
इकोनॉमिक भी ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट कर रहा है, कल्चरल भी ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। और इन तीनों में हमें अच्छे से डिस्टिंग्विश करना होगा कि पॉलिटिकली ग्लोबलाइजेशन का ये इंपैक्ट है, इकोनॉमिकली ग्लोबलाइजेशन का ये इंपैक्ट है, कल्चरली ग्लोबलाइजेशन का ये इंपैक्ट है। तो इन तीनों का हमें डिस्टिंग्विश, इन तीनों का हमें डिफरेंस बहुत क्लियर रखना होगा। और पेपर में भी जब तुमसे सवाल पूछा जाएगा तो कई बार पॉलिटिकल का पूछ लेते, कई बार कल्चरल का पूछ लेते, कई बार इकोनॉमिक का पूछ लेते, ठीक है। इट इज रॉन्ग टू अज्यूम, इट इज रॉन्ग टू अज्यूम, क्या है भैया? इट इज रॉन्ग टू अज्यूम दैट ग्लोबलाइजेशन हैज प्योरली इकोनॉमिक डायमेंशन, just as it would be mistaken to assume it has purely cultural phenomena, ठीक है। वही वाली बात है जो मैंने बताया कि गलत होगा अगर हम अज्यूम करें कि सिर्फ ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक या सिर्फ कल्चरल इंपैक्ट है, ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल इंपैक्ट भी है, ठीक है। वो समझेंगे, वो आगे चल के समझेंगे। इंपैक्ट इज वास्टली अनइवन, हाउ? जो इंपैक्ट है ना मेरे लाल ग्लोबलाइजेशन का, वो वास्टली अनइवन है। वास्टली अनइवन मतलब कि ग्लोबलाइजेशन से किसी को तो बहुत ज्यादा फायदा पहुंच रहा है और ग्लोबलाइजेशन को किसी से नुकसान पहुंच रहा है। मतलब कि जो ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट है, इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना होगा कि इस इंपैक्ट में किसी को तो हद से ज्यादा क्या हो रहा है, हद से ज्यादा फायदा पहुंच रहा है, और किसी को क्या हो रहा है, किसी को उतना फायदा नहीं पहुंच रहा है। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं कि ग्लोबलाइजेशन में अमेरिका को बहुत फायदा पहुंच रहा है, लेकिन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखोगे तो उनका फायदा अमेरिका के मुकाबले कुछ नहीं, वो नुकसान में ही होंगे। तो हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का जो इंपैक्ट है वो क्या है, वो अनइवन है। ग्लोबलाइजेशन का जो इंपैक्ट है मेरे लाल, वो क्या है, वो अनइवन है। किसी को ज्यादा फायदा है, किसी को कम फायदा है, अलग अलग देश को अलग अलग उसके फायदे और नुकसान दोनों हैं, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड ड्रॉइंग जनरल कंक्लूजन अबाउट द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन विदाउट पेइंग सफिशिएंट अटेंशन टू स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहां पे वही वाली बात है कि जो हम जनरल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, यहां पे बताया गया है कि ये गलत होगा कि हम जब भी हम अब तक ग्लोबलाइजेशन की क्या बात करते हैं, सर ये ग्लोबलाइजेशन को नुकसान है, सर ये ग्लोबलाइजेशन का फायदा है, तो हम एक जनरल कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन यहां पे एनसीईआरटी बोल रही नहीं, आपको स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा, आपको चीजें स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। मतलब कि कल्चरली इस कॉन्टेक्स्ट में भारत को क्या नुकसान पहुंचा है, पॉलिटिकली इस कॉन्टेक्स्ट में भारत को क्या नुकसान पहुंचा है या क्या फायदा पहुंचा है। तो आज तक हम जनरल कंक्लूजन ड्रॉ करते आए हैं ग्लोबलाइजेशन को लेके कि ये फायदा है, ये नुकसान है, ये ऐसा है वैसा है, तो बोला कि ये गलत है। अगर हम जनरल कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे तो ये गलत है। हमें अगर ग्लोबलाइजेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है और ग्लोबलाइजेशन के क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तो हमें मेरे लाल क्या करना होगा, हमें स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में जाना होगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में क्या फायदा है, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सिचुएशन में क्या फायदा है, इस सिचुएशन में क्या फायदा है, यहाँ पे क्या नुकसान है। तो हमें स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में जाके ग्लोबलाइजेशन को समझना होगा, ठीक है। नाउ कॉजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन तुम्हें क्लियर हो गया, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट फ्लो ऑफ people, ideas, commodities and capital. Globalization is also known as globalization has led to worldwide interconnectedness due to the constant flows, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन के कॉजेस क्या क्या है, आखिर ये ग्लोबलाइजेशन हो क्यों रहा है, वाई, इसके पीछे का वाई क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन हो क्यों रहा है, क्या कॉजेज हैं, वो वाई समझना भी तो जरूरी है कि अपन तो ऐसे बैठे रह सकते थे, ग्लोबलाइजेशन हो क्यों रहा है भैया, ये ग्लोबलाइजेशन हो क्यों रहा है, अपने को ये भी तो समझना होगा ना मेरे लाल, ठीक है। सो व्हाट अकाउंट्स फॉर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आखिर हो क्यों रहा है, व्हाट अकाउंट्स फॉर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन पहले क्या है ये तो तुम्हें पता है कि फ्लो ऑफ आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज एंड पीपल। देन व्हाट्स न्यू इन दिस, ठीक है, दोज हु आर्ग्यू दैट देयर इज समथिंग डिस्टिंक्ट अबाउट कंटेम्पररी पॉइंट आउट that it is the scale and speed of these flow that account for uniqueness of globalization in contemporary era, ठीक है। हम बात करते हैं कि ये जो फ्लो ऑफ आइडियाज है, पीपल है, फ्लो ऑफ आइडियाज, पीपल, कैपिटल, कमोडिटी, ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये तो कुछ नया नहीं है सर, ये तो पहले भी होता था, ये तो पहले भी होता था ना मेरे लाल। आज की तारीख में अंग्रेज कहां से आ गए, उस जमाने में भी ट्रेड होता, हमारे यहां से सामान जाता था कि नहीं जाता था, हमारे आइडियाज जो आइडियाज वो लेके गए कि नहीं गए, आइडियाज लेके गए कि नहीं गए, गए ना। पीपल का भी फ्लो हुआ ना, कमोडिटीज का भी फ्लो हुआ ना, कैपिटल का भी फ्लो हुआ ना। तो आज के तारीख में ग्लोबलाइजेशन को इतना हवा क्यों बना दिया,
इसका मतलब तो यह है कि ग्लोबलाइजेशन पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था, ग्लोबलाइजेशन पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था। तो आज के व्हाट इज डिस्टिंक्ट अबाउट द कंटेम्पररी ग्लोबलाइजेशन, आज के कंटेम्पररी ग्लोबलाइजेशन में से क्या अलग है कि इसका एक नया का नया चैप्टर बना के हम तुमको पढ़ा रहे हैं? ये तो पहले भी चीजें हो रही थी, तुम भी हिस्ट्री में पढ़ते आए हो। आज की तारीख में ऐसा नया क्या है कि इसका एक नया का नया चैप्टर बना के तुमको पढ़ा रहे हैं? क्या नया है इसमें, ऐसा क्या बात हो रही है? Globalization has a strong historical basis and it is important to view contemporary flow against this backdrop. वही वाली बात है कि ग्लोबलाइजेशन का एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बेसिस, अगर हिस्ट्री में जाके पढ़ोगे तो ट्रेड वगैरह, तुम सिल्क रूट, तमाम तरीके की चीज तुमने कभी ना कभी पढ़ी होगी। तो ग्लोबलाइजेशन का एक हिस्टोरिकल बेसिस है बेटा। बस हमें यह समझना होगा कि आज के जो फ्लो हो रहे हैं, आज के ये जो फ्लो हो रहे हैं, इसको जरा अपने को कंपेयर करना होगा कि पहले क्या होता था और आज क्या है। मतलब कि एक तरीके से हमें क्या करना होगा, एक तरीके से हमें डिस्टिंग्विश करना होगा, एक तरीके से हमें डिफरेंस करना होगा कि पहले क्या होता था और आज क्या हो रहा है, पहले क्या होता था और आज क्या हो रहा है। इसके बीच में क्या करना होगा मेरे लाल, इसके बीच में हमें डिस्टिंग्विश करना होगा, एक डिफरेंस बनाना होगा। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट कॉज्ड बाय सिंगल फैक्टर, टेक्नोलॉजी रिमेन्स अ क्रिटिकल एलिमेंट। ग्लोबलाइजेशन पता है किसी एक फैक्टर की वजह से कॉज नहीं हो रहा कि सिर्फ सामान भेज दिया तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन है, या सिर्फ लोग इधर उधर चले गए तो ग्लोबलाइजेशन है। नहीं, ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो सबसे क्रूशियल है, वो टेक्नोलॉजी है, वो है टेक्नोलॉजी। अब मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे कि पहले भी फ्लो होता था, पहले भी हम लोग बात करें कि पहले भी यही फ्लो होता था, पीपल का फ्लो हो रहा है, कैपिटल का फ्लो हो रहा है, कमोडिटीज का फ्लो हो रहा है, आइडियाज का फ्लो हो रहा है, ये पहले भी होता था। लेकिन आज की तारीख में क्या हो गया है, इसकी वजह से कि जो फ्लो है ना बेटा, ये फ्लो की स्पीड, पहले मान लो पहले फ्लो की स्पीड बड़ी धीरे थी, और आज की तारीख में क्या, आज की तारीख में फ्लो की स्पीड बहुत तेज है। आज की तारीख में फ्लो की स्पीड जो है वो क्या है, वो बहुत तेज है, बहुत स्पीड से सारी चीजें चल रही, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन को रफ्तार दे दी है। टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन की जो गाड़ी है उसको 200 किलोमीटर प्रति आवर की उससे दौड़ा रहे हैं अपन। ठीक है। तो जो हम लोग बात करें कि टेक्नोलॉजी आज की तारीख में क्या करी, टेक्नोलॉजी आज की तारीख में ग्लोबलाइजेशन के इस फ्लो को ज्यादा स्पीड से दौड़ाने में हेल्प कर रही है। फ्लो पहले भी होता था, लेकिन पहले लिमिटेड था, पहले टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में टेक्नोलॉजी और बढ़ती चली गई है, तो फ्लोज क्या हो रहा है, फ्लोज बढ़ते चले जा रहे हैं, फ्लो की स्पीड बढ़ती चली जा रही है, फ्लो की इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है। पास में देखें तो टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप इन मोर रीसेंट टाइप हैज रिवॉल्यूशनलाइज्ड द कम्युनिकेशन। ठीक है। पास में देखें भैया तो पहले टेलीग्राफ, टेलीफोन ही आए थे, पहले गांव में एक टेलीफोन हुआ करता था, पहले वो चिट्ठियां लिखते थे। ठीक है। माइक्रोचिप, लैपटॉप वगैरह आना स्टार्ट हुआ, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कम्युनिकेशन को थोड़ा सा और स्ट्रांग किया, इन्होंने कम्युनिकेशन को और स्ट्रांग किया, और कम्युनिकेशन स्ट्रांग हुआ तभी पैसा आया, तभी लोग गए, तभी ये सारी चीजें हुई। वाइल प्रिंटिंग इनिशियली केम इनटू बीइंग, इट लेड एज अ बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ नेशनलिज्म। वाइल जब प्रिंटिंग आई थी, तो प्रिंटिंग जो न्यूज़पेपर या प्रिंटिंग थी, तो प्रिंटिंग का इनिशियल जो पर्पस था वो क्या था, वो नेशनलिज्म था, कि लोगों के अंदर देश की भावना जगाना है, आज़ादी की बात करना है। या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो प्रिंटिंग के माध्यम से वोटिंग राइट्स के लिए लड़ना है। तो प्रिंटिंग इनिशियली नेशनलिज्म के लिए आया था कि लोगों के अंदर देशभक्ति जगेगी। लेकिन जब देशभक्ति लोगों के अंदर जग गई ना, तो यही प्रिंटिंग से ग्लोबलाइजेशन का फिनोमेना और स्टार्ट हो गया। हम वर्ल्ड की बात करने लग गए, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वर्ल्ड के आइडियाज की बात करने लग गए। तो पास में देखोगे तो पास में धीरे 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 ये छोटी मोटी जो टेक्नोलॉजीज थी ना मेरे लाल, इन छोटी मोटी टेक्नोलॉजीज के चलते ये फ्लो स्टार्ट हुआ था। लेकिन टुडे वी शुड एक्सपेक्ट दैट टेक्नोलॉजी विल अफेक्ट द वे वी थिंक ऑफ अवर पर्सनल एंड अवर कलेक्टिव लाइफ। लेकिन आज की तारीख में टेक्नोलॉजी, हम पर्सनली और अपनी कलेक्टिव लाइफ, समाज में कैसे रहते हैं, क्या है अपनी पर्सनल लाइफ, इन सबको टेक्नोलॉजी बहुत इंपैक्ट करता है, इन सबको टेक्नोलॉजी बहुत इंपैक्ट करता है। तुम इंस्टाग्राम की रील ही देख लो, तुमको क्या दिखाना है, क्या तुम्हारे फोन में कंटेंट आएगा, ये पहले से तय है। ऑल्दो ये बड़ी डिबेट है, लेकिन तुमको क्या दिखाना है पहले से तय। तो आज की तारीख में तुम क्या सोचते हो पर्सनल और अपनी कलेक्टिव, मतलब सामाजिक जीवन में, समाज को लेके, उस समाज में क्या सोचते हो, इन सबको टेक्नोलॉजी ने बहुत हद तक क्या किया है, बहुत हद तक इंपैक्ट किया है। तो अगर हम कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे मेरे लाल, तो कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन की बस इंटेंसिटी, फ्लो की इंटेंसिटी तेज है। वहीं पुराना वाला जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें भी फ्लो हो रहा था, लेकिन इतने स्पीड से नहीं हो रहा था। ठीक है। सो टेक्नोलॉजी इज द कॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, द एबिलिटी ऑफ आइडियाज
capital, commodities and people to move easily from one part of the world to another has been possible largely by technological advancement. The pace of these flows may vary. अब वही वाली बात है कि ये जो चारों फ्लो है इनको टेक्नोलॉजी ने क्या किया, टेक्नोलॉजी ने स्पीड अप कर दिया, लेकिन द पेस ऑफ दीज फ्लो में वेरी. पेस ऑफ दीज फ्लो में वेरी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हो सकता है कमोडिटीज का फ्लो ज्यादा हो रहा हो, वहीं पीपल का फ्लो कम हो रहा हो. हम ग्लोबलाइजेशन में 4 फ्लो की बात करते हैं बेटा. हम ग्लोबलाइजेशन में कौन से 4 फ्लो की बात करते हैं? आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज एंड पीपल. ठीक है, तो हम ये बात करें कि टेक्नोलॉजी ने इन फ्लोज को क्या किया है, टेक्नोलॉजी ने इन फ्लोज को इंटेंसिफाई कर दिया है, बढ़ा दिया है. ठीक है, लेकिन ये जो फ्लो है इनका, ये फ्लो जो है इनको ये वेरी करते हैं. हो सकता है बेटा कमोडिटीज का फ्लो ज्यादा होता हो कंपैरेटिव टू पीपल. क्यों? क्योंकि लोगों में वीजा लगेगा, लोगों में रेस्ट्रिक्शन लगेगा, तो लोग बिल्कुल बाहर जा रहे हैं, लेकिन जिस स्पीड से सामान एक देश से दूसरे देश में जाता है ना, उस स्पीड से लोग नहीं जा रहे. तो यहां पे यही समझाने की कोशिश की गई है, द पेस ऑफ दीज फ्लो में वेरी, कि जैसे कमोडिटीज का फ्लो और ज्यादा स्पीड से, वहीं पीपल का फ्लो, पेपर फॉर्मेलिटी ये वो थोड़ा सा कम है. जिस हिसाब से सामान इधर से उधर होते हैं उस हिसाब से लोग नहीं होते. समझ रहे हो? तो यहाँ पे द पेस ऑफ दीज फ्लो में वेरी का मतलब ये है. आई थिंक ये चीज क्लियर हुई. ग्लोबलाइजेशन का कॉजेस क्या है, टेक्नोलॉजी है, कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन और पास्ट के ग्लोबलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, ये भी तुमको यहाँ पे समझ में आ गया है. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इमर्ज मियरली बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ इंप्रूव कम्युनिकेशन. Interconnectedness between different part of world is also important. Event taking place in one part of the world could have impact on another part of world. तो ग्लोबलाइजेशन सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से, अगर हम बोले कि ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है सर वो सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता. बिल्कुल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड में किसी एक जगह पे भी कोई इंपैक्ट हो रहा है ना, वर्ल्ड में किसी एक जगह पे कोई घटना घट रही है तो दूसरी जगह पे उसका इंपैक्ट है. जैसे कि कोविड-19 चाइना में आया लेकिन पूरे वर्ल्ड में उसका इंपैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा. हम बात कर रहे हैं कि सुनामी मान लो अमेरिका में आ रही, लेकिन इंडिया पे भी उसका इंपैक्ट है ना. क्लाइमेट चेंज की तो बात हम कर ही रहे हैं ना, पेरिस क्लाइमेट चेंज, क्योटो प्रोटोकॉल, क्यों बात कर रहे हैं कि इवेंट वर्ल्ड में कहीं पे भी हो उसका इंपैक्ट हमारे देश पर पड़ता ही पड़ता है. तो यहाँ पे वही वाली बात है कि इंप्रूव कम्युनिकेशन की वजह से बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन है, लेकिन कम्युनिकेशन के अलावा एक चीज और समझनी होगी कि वर्ल्ड इतना इंटरकनेक्ट हो चुका है कि इवेंट, किसी भी देश का कोई भी इवेंट हो, कोई एक नेशनल इवेंट हो, लेकिन उसका फ्यूचर, उसका इंटरनेशनल लेवल पे इंपैक्ट पड़ता है. जैसे कि कोविड-19 हो गया, या मैंने तुम्हें सुनामी का मेरे लाल एग्जाम्पल दे दिया है. ठीक है, आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई है. व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये 2 टॉपिक तुम्हें क्लियर हो गए. अब बारी है कॉन्सिक्वेंसेस को, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन को समझने की. तो शुरुआत करते हैं अपन पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो जैसे हम लोग देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो वैसे ही मेरे लाल हम लोग ये देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है. तो ग्लोबलाइजेशन का जो पॉलिटिकल पे इंपैक्ट होगा, या जो पॉलिटिक्स पे इंपैक्ट होगा, या जो सरकार पर इंपैक्ट होगा, वो भी ऑनगोइंग होगा. सो ग्लोबलाइजेशन इट हैज ऑनगोइंग पॉलिटिकल इंपैक्ट. ठीक है, हाउ ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ स्टेट सोवरेनिटी. यहां पे सवाल आता है कि ग्लोबलाइजेशन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ स्टेट सोवरेनिटी को कैसे इंपैक्ट करता है. अब स्टेट सोवरेनिटी का मतलब क्या है भैया? स्टेट सोवरेनिटी का मतलब ये कि एक सरकार जो रहती है वो आजाद है अपने डिसीजन लेने में. सरकार अपने देश के लिए अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती है, अपने नागरिकों के लिए अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती है. वो किसी की गुलाम नहीं है, उसको किसी का सोचना नहीं है. हमने अपनी सरकार को चुना है, ये जो सरकार है ये अपने देश की सरकार है, और ये जो सरकार है अपने लोगों के लिए कोई भी डिसीजन ले सकती है जो सरकार की इच्छा हो. ये है सोवरेनिटी, दैट अ गवर्नमेंट इज फ्री टू टेक इट्स डिसीजन. तो इसने जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, जैसे एक जमाने में जो सरकारें डिसीजन लेती थी, उसको कहीं ना कहीं क्या किया है, उसको कहीं ना कहीं इंपैक्ट किया है. कैसे इंपैक्ट किया है, ये जरा 2-3 सवाल है. ठीक है, 2-3 अलग अलग पर्सपेक्टिव है. ठीक है, पहला क्या है, ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन द इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी. ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस द स्टेट कैपेसिटी. In some respects, state capacity have received a boost as a consequences of globalization. ठीक है भैया,
तो यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव निकलते हैं। एक ये मानते हैं कि स्टेट की जो कैपेसिटी, मतलब सरकार की जो डिसीजन मेकिंग पावर की जो कैपेबिलिटी है, उसको कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, उसको कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन ने कम किया है। अब जब सरकार डिसीजन लेती है तो सरकार को बहुत चीज सोचनी पड़ती है, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अब जब सरकार डिसीजन लेती है तो सरकार और बेहतर तरीके से डिसीजन ले पा रही है और बेहतर तरीके से काम कर पा रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ये दो पर्सपेक्टिव हो गए कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सरकार डिसीजन अच्छे से नहीं ले पा रही, स्टेट कैपेसिटी अच्छी नहीं है, वहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से सरकार डिसीजन बेहतरीन तरीके से ले पा रही है, सरकार अपना डिसीजन, अपने सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन की वजह से बेहतर तरीके से ले पा रही है। अब इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को क्या करते हैं अपन, इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, there are at least three aspects that we need to consider to understand the political consequences of globalization. पहला वाला है ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन द इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। अब जरा ये जो तीन एस्पेक्ट है, अपन इन तीनों एस्पेक्ट, अपन इन ये जो एस्पेक्ट्स दिए हैं, ठीक है, इन एस्पेक्ट्स को अपन क्या करते हैं, अपन इन एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वाली बात है ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन द इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। हाउ, कि ग्लोबलाइजेशन ने सरकार की कैपेसिटी को, डिसीजन, जो सरकार की जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज है उसको इंपैक्ट किया है। कैसे किया है, हाउ, अपने को वो समझना है। ठीक है, all over the world the old welfare state is now giving way to a more minimalistic state that perform certain core function such as maintenance of law and order and the place of security of its citizen. In place of welfare state, it is the market that become the prime determinant of economic and social priorities. The entry and increased role of multinational companies all over the world leads to reduction in capacity of government to take decision on their own. ठीक है, यहाँ पे बात हुई है कि जो पहले का जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट चलता था, वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है कि पहले सरकार लोगों का ध्यान देती थी, लोगों का भला करती थी, सरकार बहुत सारी पॉलिसीज, सरकार का काम था कि हम सबका कल्याण करें, इतने जितने भी लोग हैं हम सबका भला करें, जितने भी लोग हैं हम उन सबका कल्याण करें, जितने भी लोग हैं हम उन सबका भला करें। तो ये जो ओल्ड वेलफेयर स्टेट का सिस्टम है ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से जा रहा है। आज की तारीख में एक वेलफेयर स्टेट नहीं बचा, एक मिनिमल स्टेट बचा है। क्या बचा मेरे लाल, एक तरीके से एक मिनिमलिस्टिक स्टेट बचा है। मिनिमलिस्टिक स्टेट मतलब मिनिमम क्या होता है, कम से कम। तो सरकार का काम हो गया बस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करो, सरकार का काम हो गया बस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करो। बाकी सारे काम तो कौन कर रहा है, बाकी सारे काम तो प्राइवेट प्लेयर कर रहा है, बाकी सारे काम प्राइवेट प्लेयर कर रहा है, सारा रेलवे स्टेशन बना रहा, रोड बनाना, ये करना वो करना, सब काम तो प्राइवेट प्लेयर कर रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट खत्म होते चले गया और मिनिमलिस्टिक स्टेट का कंसेप्ट आ गया है कि सरकार का काम है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को मेंटेन करना है। ठीक है, आज की तारीख में हर चीज मार्केट के अकॉर्डिंग होती है, इकोनॉमिक हिसाब से होती है, मार्केट के अकॉर्डिंग, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग होती है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से चीजें होती है। जो सरकार रहती है, सरकार भी है कि मल्टीनेशनल कंपनीज को बढ़ावा देती है, उनके हिसाब से सरकार को काम करना पड़ता है, जैसे वो बोल रही वैसे काम करना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग इतना इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। और एक और चीज कि वो लोग पॉलिटिकल पार्टीज को इतनी फंडिंग देते हैं कि सरकार भी चुपचाप रहती है। सरकार इन मल्टीनेशनल कंपनीज और इन सबसे बंधी हुई रहती है और धीरे धीरे सरकार प्राइवेटाइज चीजें कर रही होती, तो सब इनके हाथ में है, बिजली देना भी इनके हाथ में, सारी चीजें इनके हाथ में कि बिजली भी प्राइवेट प्लेयर ही देगा, ये भी प्राइवेट प्लेयर ही देगा। तो सरकार का रोल होते जा रहा है दिन पर दिन कम और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का दिन पे दिन काम होते जा रहा है ज्यादा। तो सरकार पीछे हट रही है और कंपनियां अपना काम ज्यादा बढ़ा रही है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस द स्टेट कैपेसिटी। अब दूसरा आ गया कि ग्लोबलाइजेशन स्टेट कैपेसिटी को हमेशा रिड्यूस नहीं करता है, हमेशा रिड्यूस नहीं करता है। कैसे? ठीक है, द प्राइमेसी ऑफ द स्टेट कंटिन्यू टू बी अनचैलेंज्ड बायस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी. The old jealousy and rivalry between the countries have not ceased to matter in world politics. The state continued to discharge its essential function, law and order, national security, and consciously withdraw from certain domains from which it wishes to. The states continue to be an important. यहाँ पे ये बताया गया कि भैया देखो, आप स्टेट मतलब एक राज्य, एक देश, ठीक है, राज्य मतलब एक देश, एक सरकार, वो आज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, भले ही ग्लोबलाइजेशन आ गया। आज भी एक देश, उस देश की सरकार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, भले ग्लोबलाइजेशन आ गया हो। ठीक है,
हम ये देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कहाँ ओल्ड राइवलरीज कहाँ खत्म हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है। जो दो देश लड़ रहे थे, अपन बात करें कि ग्लोबलाइजेशन से सब खत्म हो जाएगा, कहाँ खत्म हो रहा है। आज भी आपस में दो देश उतने ही लड़ रहे हैं, जैसे उनकी पुरानी चीजें चल रही थी वैसे ही चल रही है। और आज भी सरकार जो है वो अपने बेसिक फंक्शन को डिस्चार्ज कर ही रही है, अपने बेसिक फंक्शन को कर ही रही है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हो गया, नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना हो गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शन तो सरकार कर ही रही है ना, बस सरकार कुछ फंक्शंस छोड़ दे रही है जो कि सरकार को लग रहा है ठीक है कि प्राइवेट प्लेयर कर सकता है तो उसको कर लेने दो। लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो इंपॉर्टेंट फंक्शन, लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, आर्मी, ये सारी चीजें तो सरकार ने आज भी अपने हाथ में रखी है ना। कहां कहां ये चीजें बदली है। ठीक है, तो स्टेट इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक तुमने ये दो पॉइंट ऑफ व्यू पढ़े। कौन सा? पहला कि स्टेट कैपेसिटी इरोड होती जा रही है, दूसरा कि नहीं स्टेट कैपेसिटी हमेशा रिड्यूस नहीं हुई है। कुछ जगह पे सरकार काम बिल्कुल प्राइवेट प्लेयर को देती जा रही है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें वो इंपॉर्टेंट चीजें आज भी सरकार के हाथ में ही, सरकार के पास में ही है। ठीक है, फिर उसके बाद में इन सम रिस्पेक्ट स्टेट कैपेसिटी हैव रिसीव्ड अ बूस्ट एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो तीसरा पर्सपेक्टिव है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट कैपेसिटी को बूस्ट मिला है, एक तरीके से और एनर्जी मिली, एक तरीके से और बूस्ट मिला है। एक तरीके से क्या मिला? एक तरीके से और बूस्ट मिला है। तो जरा उसे समझते हैं। Enhanced technology, state have more information about its citizen. With this information, the state is better able to rule, not less able. The state become more powerful than they were earlier, an outcome of new technology. यहाँ पे कहना है कि भैया ग्लोबलाइजेशन से क्या है? ग्लोबलाइजेशन से नई नई टेक्नोलॉजी आई। तो आज की तारीख में सरकार बेहतर तरीके से रूल कर पा रही है, ना कि सरकार रूल नहीं कर रही है। सरकार आज की तारीख में बेहतर तरीके से रूल कर रही है। जैसे टेक्नोलॉजी, कैमराज लग गए हैं, ठीक है, ऑनलाइन चालान कट जाएगा, घर पे चालान आ जाएगा, सारी चीजें हो गई है। हम लोग ये देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से तुम्हारे आधार कार्ड पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट ले लिए हैं, बहुत सारी चीजें घर पे ही आ रही है। सरकार सारी की चीजें डिजिटल करती जा रही है। सरकार जो इंफॉर्मेशन चाहे सरकार वो इंफॉर्मेशन ले रही है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं मेरे लाल? हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से सरकार को एक तरीके से बूस्ट मिला है ज्यादा अच्छे तरीके से रूल करने के लिए। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया? हमने अभी तक ये तीन पर्सपेक्टिव पढ़े कि एक तो इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, की सरकार की कैपेसिटी कम होती जा रही है। दूसरा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सरकार की कैपेसिटी कम होती जा रही है, कुछ मामलों में सरकार पीछे हट रही है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट मामले है ही सरकार के हाथ में। और तीसरा पर्सपेक्टिव ये हमने पढ़ा है कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से सरकार ज्यादा बेहतर तरीके से रूल कर पा रही है। सो पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। तो तुमको तीनों पर्सपेक्टिव बता दिए गए, और तीनों पर्सपेक्टिव अपनी जगह पे पता है सही है। तीनों पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं सही है। वो हम बोलते हैं ना कि सच हमेशा एक नहीं होता, बहुत सारे सच होते हैं। तो तीनों पर्सपेक्टिव क्या मेरे लाल? तीनों पर्सपेक्टिव यहाँ पे हमें सच देखने को मिलते हैं। अब बारी आई है इकोनॉमिक कंसेप्ट या इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन को समझने की। ठीक है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन draws our attention immediately to the role of international institutions like IMF and WTO and the role played in determining economic policies across the world. Economic globalization हमारा ध्यान IMF, ठीक है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे लेके आता है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये पूरे वर्ल्ड की क्या कर रहे हैं? ये पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक पॉलिसीज डिटरमाइन कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड हो गया है, कमोडिटीज में ट्रेड हो रहा है, तो वर्ल्ड लेवल पे कोई रूल्स तो होंगे ना, ट्रेड करने के लिए कोई रूल्स तो होंगे ना, ट्रेड करने के लिए कोई रूल्स वगैरह तो बनाए होंगे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई लॉज तो बनाए होंगे ना ट्रेड वगैरह को लेके। तो जब भी हम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं मेरे लाल, तो हमेशा हम लोग IMF या WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे दिमाग में आते हैं, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये क्या करते हैं? ये लोग इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं, ये लोग इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं। तो जब भी हम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज की बात करते हैं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर हमारी नजर पड़ती है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व मेनी एक्टर्स अदर देन दीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इकोनॉमिक गेन्स। और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में बेटा अपार्ट फ्रॉम ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अलावा भी और भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे एक देश खुद, पावरफुल कंट्रीज, बहुत सारे अलग अलग रीजनल ग्रुप्स, जैसे ब्रिक्स हो गया, ठीक है, और भी हो गए, पावरफुल कंट्रीज हो गई। तो अपार्ट फ्रॉम दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और भी बहुत सारे
और भी बहुत सारे एक्टर्स है, एक तो कंट्री खुद हो गए, रीजनल ग्रुप्स हो गए, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ हमें यह देखना है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में कि आखिर ये इकोनॉमिक गेन्स किसे मिल रहे हैं, आखिर इकोनॉमिक फायदा किसे मिल रहा है। एट द एंड जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, जितना भी हम ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, जितनी भी सारी चीज हो रही है, इसमें इकोनॉमिक गेन किसे मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, इकोनॉमिकली चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, वॉलंटरी प्लस फोर्स बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पावरफुल कंट्रीज। ठीक है। हम लोग इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में बात करते हैं मेरे लाल इकोनॉमिक फ्लोज की, जो कि एक दूसरे कंट्रीज में बना हुआ है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में या इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में हम बात करते हैं इकोनॉमिक फ्लोज की, पैसे की बात कर रहे हैं, कमोडिटीज की बात कर रहे हैं, जो कि एक दूसरे की कंट्री में ये जो फ्लो कंटिन्यूस बना हुआ है। अच्छा, ये जो फ्लो है ये एक तो वॉलंटरी है कि कंट्री वाकई में चाहती है, और एक होता है फोर्स्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पावरफुल कंट्री। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 1991 के पहले भारत ने अपनी इकोनॉमी क्लोज रखी थी, लेकिन जब हमको आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया तो उन्होंने फोर्स किया कि हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज करें। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में ये समझना होगा कि कुछ कंट्री तो वॉलंटरी पार्टिसिपेट कर रही कि हाँ भैया हमें भी इस फ्लो का हिस्सा बनना है, ये जो इकोनॉमिक फ्लो हो रहा है पूरे वर्ल्ड में हमें जेन्युइनली इसका हिस्सा बनना है। और जो कंट्री पार्टिसिपेट नहीं करती है उसको ये जो पावरफुल कंट्री रहती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं ना बेटा, ये लोन के माध्यम से क्या करते हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आते हैं कि वो फोर्स होता है कि तुम्हें अपनी इकोनॉमी ओपन अप करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने तुम्हें इंडिया का एग्जांपल दिया कि 1991 में हमारे सामने ये शर्त रखी थी कि तुमको पैसा चाहिए, पैसा लो, बदले में ये शर्त है, तो ये फोर्स हो गया। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में कुछ कंट्रीज वॉलंटरी पार्टिसिपेट कर रही है और कुछ कंट्रीज को फोर्स किया जा रहा है, ठीक है। These flow or exchange take place various form, commodity, capital, people and ideas। ठीक है। तो ये flow और exchange है भैया, ये various forms में हो रहे हैं। ठीक है, various form में हो रहे हैं, जैसे commodities हो रही है, capital, people। ये तुम जानते हो कि flows जो है, ये flow में क्या है, हम लोग flow और exchange जो है ये अलग अलग फॉर्म में हो रहे हैं। कभी कमोडिटीज के नाम पे हो रहे हैं कि सामान कहीं पे बन रहा है, बिक कहीं पे रहा है, कभी कैपिटल के नाम पे हो रहे हैं कि अमेरिका ने निवेश ही भारत में आके कर दिया है, लोन दे दिया है। तो अलग अलग तरीके में क्या हो रहा है, अलग अलग तरीके से हम लोग यहां पर फ्लो देख रहे हैं। ठीक है। नाउ ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व ग्रेटर trade in commodities across the globe. The restrictions imposed by different countries on allowing the imports of other countries have been reduced. The restrictions on movement of capital across countries have also been reduced. Globalization has also led to the flow of ideas across the national boundaries. But globalization has not led to the same degree of increase in the movement of people across the globe. ठीक है भैया, हम लोग क्या देख रहे हैं भैया, हम लोग ये देख रहे हैं कि आज की तारीख में ग्रेटर ट्रेड हो रहा है कमोडिटीज के मामले में, सामान के मामले में ग्रेटर ट्रेड हो रहा है वर्ल्ड में, ये तुम भी जानते हो। ठीक है। हम लोग ये देख रहे हैं कि पहले बहुत सारी कंट्रीज रेस्ट्रिक्शंस रखती थी, रेस्ट्रिक्शंस जैसे भारत ने भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे थे कि हम बाहर से चीजें इंपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आज की तारीख में सारी कंट्रीज ये रेस्ट्रिक्शंस हटा रही है, अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर रही है। तो दिन पर दिन ये जो रेस्ट्रिक्शंस भी रिड्यूस हो रहे हैं। पहले इंपोर्ट को लेके बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते थे, जो बाहर से जो हमें सामान बुलाना उस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते थे, लेकिन आज की तारीख में रेस्ट्रिक्शंस भी धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं। अब जब ये रेस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो कैपिटल भी है, ये जो निवेश भी था, ये निवेश में भी पहले रेस्ट्रिक्शंस थे। आज की तारीख में भर भर के एफडीआई आ रही है, भर भर के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें भी रेस्ट्रिक्शंस रिड्यूस हो गए। ठीक है। बल्कि जो आइडियाज है, आइडियाज तो भैया पहले भी फ्लो होते थे, आज भी जो आइडियाज है वो आइडियाज भी क्या है, आइडियाज का आज भी फ्लो बना हुआ है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं पीपल के फ्लो में, बट द ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट लेड टू द सेम डिग्री ऑफ इंक्रीज इन मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब। ग्लोबलाइजेशन में जो लोगों का मूवमेंट है वो सेम डिग्री पे नहीं हो रहा है। जैसे कि जो डेवलप कंट्रीज है ना बेटा, वो इतने आसानी से लोगों को आने नहीं दे रही, वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज, अपने वीजा की पॉलिसीज ऐसे रखती है कि हर इंसान वहां पे जा नहीं सकता। वहीं जो गरीब देश है वहां पे कोई भी चले जा रहा है, वीजा आसानी से मिल जाता है। तो जितना फ्लो आइडिया का, कैपिटल का, कमोडिटीज का हो रहा है, उस लेवल पे फ्लो पीपल का नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो डेवलप कंट्रीज है, ये जो पावरफुल कंट्रीज है, इन्होंने अपनी बॉर्डर पॉलिसी, इन्होंने अपनी पॉलिसीज ऐसे बना के रखी है कि यहाँ पे आसानी से क्या है, यहाँ पे आसानी से लोग जा नहीं सकते। ठीक है।
Now, consequences of globalization. While globalization has led to the similar economic policies adopted by the different parts of world, that has generated vastly different outcomes in different part of world. ठीक है, हम लोग ये देखते हैं कि भले ही ग्लोबलाइजेशन से पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, भले ही ग्लोबलाइजेशन से पूरे वर्ल्ड में एक सेम इकोनॉमिक पॉलिसीज आ गई है, सेम हम लोग बात कर रहे हैं लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की, पूरे वर्ल्ड में हम लोग देखें तो हर जगह इकोनॉमी ओपन अप हो चुकी है। तो देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में सेम इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, लेकिन उस सेम पॉलिसी का रिजल्ट सेम नहीं है। इसको एक एग्जांपल से समझो कि मैं सबको एक जैसे पढ़ा रहा हूं, मैं सबको एक जैसे पढ़ा रहा हूं, तुम्हारी स्कूल की टीचर सबको एक जैसे पढ़ा रही है, लेकिन रिजल्ट हर बच्चों का एक जैसे नहीं आता ना, रिजल्ट हर बच्चों का एक जैसे नहीं आता। तो वही मेरे लाल कि पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी सेम है, पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या हो गई, पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी वर्ल्ड में सेम हो गई है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो अनइवन है, कहीं पे बहुत अच्छा रिजल्ट है, कहीं पे बहुत खराब रिजल्ट है। ठीक है, क्रिएटेड एन इंटेंस डिवीजन ऑफ ओपिनियन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। Those concerned about social justice in economic globalization supported of economic globalization and their opinion। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पे हम देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, इससे दो ओपिनियन निकल के आए, इससे दो ओपिनियन निकल के आए। कुछ लोग वो हैं जो कि सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में भी, कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो लेकिन समाज का क्या होगा, समाज में जो गरीब पीछे छूट रहा है उनका क्या होगा। और दूसरे जो खुल्लम खुल्ला सपोर्टर है कि नहीं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बहुत बढ़िया है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि दो ओपिनियन निकल के आते हैं वर्ल्ड लेवल पे। क्या होता है मेरे लाल, वर्ल्ड लेवल पे दो ओपिनियन निकल के आते हैं। जरा इन दोनों ओपिनियन को समझते हैं। दोज हु आर कंसर्न्ड विद द सोशल जस्टिस इन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में आज भी सोशल जस्टिस को ढूंढ रहे हैं कि समाज में हमें हर वर्ग को आगे लेके चलना होगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, they are worried about the extent of state withdrawal by the process of economic globalization. They point out that it is likely to benefit only a small section of population while impoverishing those who were dependent on government for jobs and welfare, education, health, sanitation, etc. They have emphasized the need for institutional safeguard or creating a social safety nets to minimize the negative effects of globalization on who are economically weak. ठीक है भैया, यहां पे जो सोशल जस्टिस के बारे में कंसर्न है भैया, वो बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट जो है वो सिर्फ कुछ लोगों पर पड़ेगा, कुछ लोगों पर पॉजिटिव पड़ेगा जो अमीर है। जैसे कि अमीर अमीर और होते चले जाएगा, अंबानी अडानी और अमीर अमीर होते चले जाएंगे, लेकिन गरीब का क्या, उन लोगों को क्या जो कि आज भी सरकार पर डिपेंडेंट है जॉब के लिए। तुम सब कुछ प्राइवेट सेक्टर पे कर दोगे तो उन लोगों का क्या होगा जो कि आज भी सरकार पर डिपेंडेंट है। सरकार अगर एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देगी तो उन गरीब लोगों का क्या होगा। तो यहाँ पे ये लोग सवाल उठाते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से सिर्फ कुछ लोगों का फायदा है, बाकी लोग तो आज भी सरकार पर डिपेंडेंट है। वो स्टेट के विड्रॉल से, स्टेट विड्रॉल मतलब कि सरकार जो अपने धीरे धीरे फंक्शंस कम कर रही है ना, और प्राइवेट प्लेयर को जैसे जैसे आगे धका रही है, वो स्टेट के विड्रॉल से बड़े चिंतित है कि अगर इस तरीके से विड्रॉल होते गया सरकार का, तो जो लोग सरकार पर डिपेंडेंट है उनका क्या होगा। ये लोग बात करते हैं, ठीक है, ये लोग बात करते हैं सोशल सेफ्टी नेट्स का। ये लोग बात करते हैं भैया कि ठीक है ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन होते रहेगा, उसको अपन रोक नहीं सकते, लेकिन ये जो सपोर्टर है ये बात करते हैं सोशल सेफ्टी नेट्स। ये लोग बात कर रहे हैं कि कुछ सरकार को कुछ ऐसा एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए, सरकार को कुछ इस तरीके से अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि ठीक है ग्लोबलाइजेशन चलता रहे, लेकिन जिसके पास, जिसको ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट पहुंच रहा है उसके लिए सरकार कुछ करे। तो एक सोशल सेफ्टी नेट, एक सेफ्टी नेट की जो डिसएडवांटेजेस सेक्शन है उनके लिए सरकार खड़ी है। सरकार को कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन, सरकार कुछ ऐसी पॉलिसीज पर ध्यान देना होगा। ठीक है, मेनी मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड फील that safety nets are insufficient or unworkable. They have called for halt or forced economic globalization. For this result would lead to economic ruin for the weaker countries, especially for the poor countries, for the poor within these countries. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मूवमेंट्स चले भैया, बहुत सारे अलग अलग मूवमेंट में ये बोला गया कि ये जो सरकार जो सोशल सेफ्टी नेट से लेके आती है कि देखो सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया, लेकिन जो गरीब है हम उनके लिए पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, हम उनको घर बना के दे रहे हैं, हम उनको ये करके दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का बोलना है कि सोशल सेफ्टी नेट से कुछ हो नहीं रहा, गरीब गरीब ही है, अमीर अमीर ही होते जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सोशल सेफ्टी नेट से कुछ हो नहीं रहा है। तो बहुत सारे लोग इसमें आए कि भैया ये जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है इसको ये पूरा का पूरा तबाह कर देगा, इस इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को रोक दो।
यहाँ पे ये कहा गया है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन गरीब को गरीब बना रहा है, एंड स्पेशली जो पुअर कंट्रीज हैं वो वापस से पुअर ही रह जाएंगी। और यहाँ पे बात हो रही है रिकॉलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। एक तरीके से कॉलोनाइजेशन कैसे हुआ था बेटा, कि अंग्रेज आए, अंग्रेज ने हमें रूल किया, अंग्रेज ने हमें लूटा, अंग्रेज हमें चले गए। आज की तारीख में क्या हो रहा है कि ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं ये डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे कर रही है कि रॉ मटेरियल्स लाओ हमको दे दो, हम फिनिश प्रोडक्ट महंगे भाव में दे देंगे। अच्छा तुमको लोन चाहिए, लोन के बदले में तुम अपनी पॉलिसीज ऐसे ऐसे ओपन करो। तो अगेन वो सरकार कहाँ फ्री है, वो सरकार को तो इनकी बात मानना है। जैसे चाइना है, चाइना लोन दे रहा है, बदले में पोर्ट्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो रिकॉलोनाइजेशन ही तो हो रहा है, ये करो बदले में हम ये करके देंगे, ये करो बदले में हम ये करके देंगे। तो इसमें पिस कौन रहा है, इसमें पिस रहा है एक देश का गरीब या फिर गरीब देश, या फिर गरीब देश, या जैसे भारत एक डेवलपिंग कंट्री, तो भारत में अमीर तो अमीर हो जा रहा है, लेकिन भारत का जो गरीब है वो पिस जा रहा है। तो बहुत सारे लोग इस इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को क्या करें, इस इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को होल्ड करने की बोल रहे कि भैया रोको। ठीक है, नाउ सपोर्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन देयर ओपिनियन। अब अपन उनकी बारे में बात करते हैं जो कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अब अपन उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, argue that this generate greater economic growth and well-being for the larger section of population when there is deregulation. Greater trade among countries allow each economy to do what it does best. This will benefit the whole world. They also argue economic globalization is inevitable and it is not wise to resist the march of history. ठीक है भैया, कुछ लोगों का मानना होता है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इनएविटेबल है, मतलब अनअवॉइडेबल है, आप इसे रोक नहीं सकते हो, ये होके रहेगा, आप इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को रोक नहीं सकते हो। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहा है और ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ दे रहा है। आप जब तक मार्केट को डीरेगुलेट रखोगे ना तब तक चीजें बहुत बढ़िया, मतलब आप कंट्रोल मत करो। आप कंट्रोल मतलब जो सरकार जो रेगुलेट करती है ना, जो कंट्रोल करती है उसे कंट्रोल मत करो, आप इसे डीरेगुलेट ही रहने दो, आप कंट्रोल मत करो इसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन को और इकोनॉमी को ज्यादा फायदा होगा, जो टैलेंटेड होगा उसे जॉब मिल जाएगी और अच्छी जॉब मिलेगी, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग क्या देख रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से हर कंट्री को जो उसका बेस्ट है वो मिलता है। जो कंट्रीज रॉ मटेरियल में बेस्ट है भैया, तुमको रॉ मटेरियल के पैसे मिल रहे हैं। जो कंट्री फिनिश प्रोडक्ट में बेस्ट है, इंडस्ट्रीज में बेस्ट है, तुम फिनिश प्रोडक्ट बना के बेचो, उसको उसमें पैसे मिल रहे हैं। तो हर कंट्री को अपने हिसाब से अपना फायदा मिल रहा है, तो इसे रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है और हमें ग्लोबलाइजेशन को रोकना नहीं है, ये अनअवॉइडेबल है। और ये जो ग्लोबलाइजेशन जो चल रहा है, जो हिस्ट्री से जो मतलब चले आ रहा है, इसे रोकना इम्पॉसिबल है और इसे रोकना चाहिए भी नहीं, ये उन लोगों का कहना है। ठीक है, मोर मॉडरेट सपोर्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन सेज दैट ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड अ चैलेंज that can be responded to intelligently without accepting it uncritically. ठीक है, और जो मॉडरेट सपोर्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मॉडरेट क्या हो गया, मतलब जो ठीक ठाक, कि मॉडरेट मतलब कि हाँ ग्लोबलाइजेशन अच्छा है, ग्लोबलाइजेशन बढ़िया है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के थोड़े से नुकसान भी है, मतलब जो दोनों को जो बैलेंस कर रहा है। तो उनका ये मानना है कि भैया ग्लोबलाइजेशन है बढ़िया और हमें ग्लोबलाइजेशन में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको इंटेलिजेंटली, उनको दिमाग के तौर से, उन्हें दिमाग से सोच के उन्हें सॉल्व करना होगा, रेदर देन हम उन्हें क्रिटिसाइज करें। उन्हें हमें इंटेलिजेंटली क्या करना होगा, हमें उन्हें इंटेलिजेंटली सॉल्व करना होगा, हमें उन्हें इंटेलिजेंटली थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना होगा। ठीक है, द इंक्रीज मोमेंटम टूवर्ड्स इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन बिटवीन द गवर्नमेंट, बिजनेसेस एंड ऑर्डिनरी पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और आज की तारीख में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंक्रीज मोमेंटम है भैया, इंटरडिपेंडेंस है, इंटीग्रेशन है, पूरा वर्ल्ड इंटीग्रेट हो रहा है, सरकारें आपस में इंटीग्रेट हो रही है, बिजनेसेस आपस में इंटीग्रेट हो रहे हैं। ठीक है, लोगों का आपस में इंटीग्रेशन बढ़ रहा है। तो इसके चलते जरा इंटेलिजेंटली सोचा जाए कि जो जो चैलेंजेस हैं उनको डील किया जा सकता है। ठीक, तो अब तक हमने क्या पढ़ा मेरे लाल, अब तक हमने, अगर तुम देखोगे तो अगर मैं तुम्हें रिवाइज करवाऊं तो हमने पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन में क्या पढ़ा, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन में मेरे लाल हमने ये 3 पर्सपेक्टिव पढ़े। इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, स्टेट कैपेसिटी जरूरी नहीं है कि इरोड हुई, और ग्लोबलाइजेशन से सरकार को क्या क्या फायदा पहुंचा है, ये 3 पॉइंट समझने की कोशिश करें। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में हमने इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन या तो वॉलेंटरी हो रहा है या फिर फोर्सफुली हो रहा है। ठीक है, फिर इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन के फायदे और नुकसान दोनों हैं। इसमें 2 ग्रुप निकल के आए,
एक वो ग्रुप निकल के आया भैया जो कि बोल रहा है, जो कि सोशल जस्टिस की बात कर रहा है। एक वो ग्रुप निकल के आया जो कि ग्लोबलाइजेशन का खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहा है। जो सोशल जस्टिस की बात कर रहा है वो बोल रहा है रिकॉलोनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड हो रहा है, और जो ग्लोबलाइजेशन को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहा है वो बोल रहा है कि नहीं भैया सब सही है, आप ग्लोबलाइजेशन को अवॉइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर बियॉन्ड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर। ठीक है, तो अब तक आपने पॉलिटिकल का भी पढ़ लिया और इकोनॉमिक भी पढ़ लिया। तो ग्लोबलाइजेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक के अलावा भी और भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ठीक है, द कल्चरल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज led to the fear that this poses a threat to the cultures in the world. Globalization has led to the rise of uniform culture of what is called as homogenization. ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये कब हुआ, तुमको समझ नहीं आ रहा कि ये कब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे लाल क्या बात हुई, यहाँ पे बात हुई कि आपने पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया, आपने इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया, लेकिन अब बारी है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। अब जो ग्लोबलाइजेशन है मेरे लाल, उसको कल्चरली भी, मतलब हमारे कल्चर को भी ग्लोबलाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ा है। ग्लोबलाइजेशन के द्वारा हमारे कल्चर्स पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, इम्पैक्ट पड़ गया, क्या इम्पैक्ट पड़ा है, यहाँ पे बात ये हो रही कि हम लोग एक सिंगल कल्चर के टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं। हम लोग किसके तरफ मूव कर रहे हैं भैया, एक यूनिफॉर्म कल्चर के टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं, जिसको कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन बोला गया है। जिसको कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन बोला गया है कि वर्ल्ड में बहुत अलग अलग कल्चर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आज की स्थिति में क्या हो रहा है, आज की स्थिति में हम एक सिंगल कल्चर के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, जिसको कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन कहा गया है। ठीक है, यूनिफॉर्म कल्चर नहीं रहा है आज की तारीख में, ग्लोबल कल्चर नहीं रहा है आज की तारीख में, एक यूनिफॉर्म कल्चर होते जा रहा है। पूरा कल्चर एक तरीके से मूव हो रहा है। What we have an idea in name of global culture is the imposition of the Western culture on the rest of the world. एग्जाम्पल, सॉफ्ट पावर ऑफ यूएस हेजेमनी। ठीक है, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आज की तारीख में पूरा वर्ल्ड एक सिंगल कल्चर की तरफ बढ़ रहा है। सिंगल कल्चर मतलब कोई ग्लोबल कल्चर नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं कि पूरा वर्ल्ड में एक सिंगल कल्चर हो रहा है, तो तुम उसे ग्लोबल कल्चर नहीं कह सकते बेटा। जो सिंगल कल्चर है ना, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर के टुवर्ड्स मूव हो रहा है, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर के टुवर्ड्स मूव हो रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ कल्चरल होमोजेनाइजेशन, मतलब कि पूरा कल्चर वर्ल्ड का एक जैसा होते जा रहा है, वो एक जैसा वेस्टर्न कल्चर जैसा होते जा रहा है। कैसे होते जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर जैसे होते जा रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पे बात की गई अमेरिका की सॉफ्ट पावर या यूएस हेजेमनी। अमेरिका इकोनॉमिकली तो हमें डोमिनेट करता ही करता है, लेकिन अमेरिका अपने कल्चर से भी खेलता है। नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स क्या है बेटा, अमेरिका अपने कल्चर को ही तो दिखा रहा है, अमेरिका अपने कल्चर को ही तो दिखा रहा है। जैसे कि अभी तुम पढ़ोगे मैकडोनलाइजेशन, ये जो मैकडोनल्ड्स है, ठीक है, या मैकडी, तुम कुछ भी कह दो, ये क्या है, ये अमेरिका का ही तो कल्चर है। जैसे कि तुम कहीं पे भी जाते हो मॉल वगैरह में, तो अब दिखती सी बात है कि तुम डोसा लेते होगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन हो, डोसा लेना है या बर्गर लेना है, ठीक है, तो तुम वो कोक लेके, बर्गर लेके तुम एक स्नैप डाल दोगे, वाह स्नैपचैट, रेदर देन मसाला डोसा लेके। मसाला डोसा कभी कभी तुम्हें पसंद आएगा, लेकिन तुम समझो कि हमारी सोच पूरी की पूरी वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रही है, और यही तो अमेरिका की सॉफ्ट पावर है। नेटफ्लिक्स हो गया मेरे लाल, या इंस्टाग्राम पे वैसी सारी चीजें आना, उन्हीं के कल्चर से इन्फ्लुएंस होना, ये सॉफ्ट पावर। अमेरिका अपनी सॉफ्ट पावर अपने कल्चर से तो खेल रहा है, वो अपने कल्चर से अट्रैक्ट कर रहा है, हॉलीवुड से वो हमें अट्रैक्ट कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एक यूनिफॉर्म कल्चर, और यूनिफॉर्म कल्चर वेस्टर्नाइजेशन ऑफ कल्चर हो रहा है। क्या हो रहा है, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ कल्चर हो रहा है। ठीक है, so the culture of the politically and economically dominant leave its imprint on less powerful society, and the world begins to look more like a dominant power and wishes it to be. मैकडोनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात की गई कि स्पेशली उन कंट्रीज के जो कि पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हो और जो कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही हो, वो सारी कंट्रीज जो लेस पावरफुल कंट्रीज है, वो हमेशा कौन सी कंट्रीज को देखती है, जो कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा आगे होना, हम उन्हीं को देखने लगते हैं। हमारे लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, अपने लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, अमेरिका जैसे हो जाए, यूके जैसे हो जाए, तो अपन उन्हीं के कल्चर को फॉलो करने लगते हैं ना। तुम्हारे लिए मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या है, तुम्हारे लिए मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या है, सीधे पल्ले में तुम्हारी मम्मी अगर मॉल में चली जाए, बहुत हकीकत बता रहा हूँ, तो लोग एक बार ऐसे देखेंगे कि क्या हो गया है,
वहीं जीन्स टॉप या एकदम गाउन या एकदम फैंसी उसमें चले जाओ तो लोग बोलेंगे कि वाओ वाओ। सेम वही मेन के साथ में भी, अगर मैं धोती कुर्ता में मॉल में चले जाऊं तो लोग मुझे देखेंगे क्या हो गया, और वहीं मैं जीन शर्ट में चले जाऊं तो वाओ आई एम सो कूल। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं वेस्टर्न कल्चर के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन जो तुम्हारी किताब बता रही मैं वो बता रहा हूं कि जो कंट्री इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत अच्छी पोजीशन पे है ना, हम उन्हीं को कॉपी करने लग जाते हैं। हमारे लिए डेवलपमेंट मतलब, हमारे लिए प्रोग्रेसिव मतलब, हमारे लिए मॉडर्नाइजेशन मतलब वही होता है, हमारे लिए सब कुछ वही होता है। ठीक है, सो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब चलो ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव, अभी तक तो हमने जो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज था उसका मैंने तुम्हें नेगेटिव इंपैक्ट बताया, अब मैं तुम्हें ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो बताता हूं। ग्लोबलाइजेशन का जो पॉजिटिव इंपैक्ट है अब मैं तुम्हें वो बताता हूं। ठीक है, कल्चर आर नॉट स्टैटिक थिंग, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। Are external influence always bad? Sometimes external influence simply enlarge our choices and sometimes they modify our culture without overwhelming the traditional. ठीक है, यहाँ पे ये बताया कि कल्चर एक स्टैटिक नहीं है भैया, गिव एंड टेक है। अगर हम उनके कल्चर से कुछ ले रहे हैं ना तो वो भी हमारे कल्चर से कुछ ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपना कल्चर ही चला रहे हैं, अगर हम उनके कल्चर से ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, आर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑलवेज बैड? क्या हम उनका जो देख रहे हैं और हम कॉपी कर रहे हैं क्या वो बैड है? कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बैड है क्या? तुम भी तो शर्मा जी के बेटे हैं, उसको देखते हो कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, मैं भी ये कर लूं। हमेशा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस गलत होते हैं क्या, बैड होते हैं क्या? ठीक है, समटाइम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस सिंपली एनलार्ज अवर चॉइसेस एंड समटाइम्स दे मॉडिफाई अवर कल्चर विदाउट ओवरवेलमिंग द ट्रेडिशनल। कई बार ऐसा बोला गया कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से हमारी चॉइसेस बड़ी है। आज की तारीख में तुम्हारे पास में चॉइसेस ज्यादा है, साड़ी पहनना है, ये पहनना है, सूट पहनना है, वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना है, मेरे पास में चॉइसेस ज्यादा है। जीन्स पहनना है, क्या पहनना है, टी शर्ट पहनना है, शर्ट पहनना है, धोती पहनना है, पैजामा कुर्ता पहनना है, मेरे पास में मल्टीपल चॉइसेस है। जेन जी वाले पहनना है, क्या पहनना है। ठीक है, तो कई बार एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ने हमारी चॉइसेस को क्या किया है, चॉइसेस को एनलार्ज किया है विदाउट अफेक्टिंग द ट्रेडिशनल। जो ट्रेडिशनल है उसको बिना अफेक्ट किए क्या हुआ है, बिना अफेक्ट किया हमारी चॉइसेस को मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, यहां पे जैसे कि तुम समझो, क्या समझोगे कि यहां पे तुम्हें फ्यूजन देखने को मिलेगा कि इंडिया प्लस वेस्टर्न अपन क्या है, फ्यूजन देखने को मिल रहा है। जैसे कि आज की स्थिति में तुम क्या देखते हो कि ऊपर से कुर्ता पहन लिया लड़के ने, नीचे से जीन्स पहन ली, तो ये क्या हो गया, ये इसने चॉइसेस को एनलार्ज कर दिया, फ्यूजन हो गया वेस्टर्न और इंडियन का। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेरे लाल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जरूरी नहीं है कि अपना कल्चर जा ही रहा है, बल्कि अपनी चॉइसेस इनहैंस हो गई है। तो दो एस्पेक्ट है, एक तुमने कल्चर का पूरा नेगेटिव लिखा, दूसरा तुम्हें सारे कल्चरल वाली सारी चीजों का पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो जनरेट प्रिसाइजली द अपोजिट इफेक्ट, इट leads to each other culture becoming more different and distinctive. Cultural heterogenization, this is not to deny that there remain a differences in power when cultural interact, but instead more fundamentally to suggest that cultural exchange is rarely one way. ठीक है, तो आज की तारीख में मेरे लाल कल्चरल होमोजेनाइजेशन ना होके एक नया टर्म आया है, कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। मतलब कि कल्चरल वन वे में फ्लो नहीं हो रहा है। कल्चरल में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास में एनलार्ज चॉइसेस है, हमारे पास में क्या है, हमारे पास में बहुत ज्यादा चॉइसेस है, और कल्चरल एक्सचेंज दोनों तरफ से हो रहा है, बोथ वे हो रहा है, वन वे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन मतलब एक तरफ बढ़ना है, कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास में बहुत सारे चॉइसेस आ गए हैं, और कल्चरल कभी भी एक वे में मूव नहीं हो रहा है, कल्चर एक वे में मूव नहीं हो रहा है मेरे लाल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी चॉइसेस क्या है, हमारी चॉइसेस एनलार्ज हुई है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब बारी आती है इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। अब बारी आती है इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से ग्लोबलाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो मेरे लाल, ये ग्लोबलाइजेशन भारत के लिए भी कोई नया फिनोमिना ना था, नया फिनोमिना नहीं था, नॉट अ न्यू फिनोमिना। फ्लो पर्टेनिंग टू द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, कमोडिटीज, आइडियाज एंड पीपल गो बैक सेवरल सेंचुरीज इन इंडियन हिस्ट्रीज। जब हम बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इन चार चीज का फ्लो है, वो चार चीज कौन कौन सी है, ध्यान रखना अपने को।
आइडियाज, पीपल, कमोडिटीज, कैपिटल, इन 4 चीज का फ्लो है ग्लोबलाइजेशन। तो ये चारों चीज का जो फ्लो है ना मेरे लाल, ऐसा तो नहीं कि भारत के लिए नया है। अगर हम सेंचुरीज में जाएं, सेंचुरीज में ध्यान करो तुम, कॉलोनियल पीरियड, देन इंडिपेंडेंस, देन आफ्टर 1991, हम इन तीनों उसमें बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि भारत और ग्लोबलाइजेशन कैसे नाता रहा है। लेकिन अंग्रेज आए थे तब भी ये चारों चीज का फ्लो हुआ था कॉलोनियल पीरियड में। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन 1991 में ही आया, ग्लोबलाइजेशन भारत में पहले ही दस्तखत दे चुका था। बस वही वाली चीज है कि पुराना वाला ग्लोबलाइजेशन और आज की ग्लोबलाइजेशन में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, जरा समझते हैं कि कॉलोनियल पीरियड में क्या था। कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटेन इंपीरियल एम्बिशन, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल एंड अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। भारत के इंपीरियल एम्बिशंस, ब्रिटिश के इंपीरियल एम्बिशंस थे, उनको अपना राज्य फैलाना था, अपना वर्चस्व फैलाना था, और उनको पता था कि भारत सोने की चिड़िया है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है भारत में। भारत सोने की चिड़िया इसलिए क्योंकि भारत में हद से ज्यादा रिसोर्सेज है। तो यहां से वो लोग रिसोर्सेज लेके जाते थे, वहां पे फिनिश प्रोडक्ट बनता था, और वो फिनिश प्रोडक्ट भारत में आके बिकता था और वर्ल्ड के अलग अलग कोने में जाके बिकता था। तो मतलब पहले भी हमने क्या देखा, पहले भी फ्लो हुआ है, पीपल का हुआ है, कमोडिटीज का हुआ है, कैपिटल का हुआ है, आइडियाज का हुआ है, सब कुछ हुआ है। लेकिन पहले हम रॉ मटेरियल के सप्लायर थे। ठीक है, देन आफ्टर इंडिपेंडेंस वी डिसाइडेड टू मेक थिंग आवरसेल्फ रेदर देन रिलाइंग ऑन अदर्स। We also decided not to allow others to export to us so that our own producer could learn to make things. और इसी को कहा गया है प्रोटेक्शनिज्म। जब आज़ादी मिली तो हमने एक तरीके से बाहर से दूसरी कंट्रीज जो एक्सपोर्ट कर रही थी हमें, मतलब हमारे लिए इंपोर्ट हो गया ना, तो हमने अपने इंपोर्ट्स को रोका और उनके लिए वो एक्सपोर्ट हो गया, तो हमने उसको रोका भैया। हम इसलिए चाहते थे ताकि हम चीज़ें खुद बनाना सीखें, अंग्रेजों ने हमें बहुत एक्सप्लॉइट किया है, तो हमने प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को अपनाया। प्रोटेक्शनिज्म, हम प्रोटेक्ट कर रहे थे अपने लोकल इंडस्ट्रीज को, अपने लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं हम इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे एक तरीके से, और हम खुद चीज़ें खुद डेवलप करना चाहते थे, खुद चीज़ें बनाना चाहते थे। ठीक है, while some advancement were made in certain arenas, critical sectors such as health, housing, primary education did not receive attention they deserve. India has fairly sluggish rate of economic growth. हम लोग देखते हैं कि उस समय प्रोटेक्शनिज्म के दौरान जब इस पॉलिसी थी, तो हम लोग देखते हैं कि कुछ सेक्टर्स ने, जैसे हेवी इंडस्ट्रीज का सेक्टर हो गया, कुछ सेक्टर्स ने वाकई में अच्छी ग्रोथ की थी, बाकी कुछ सेक्टर्स पे किसी ने ध्यान नहीं दिया था, जैसे हेल्थ हो गया, प्राइमरी एजुकेशन हो गया, इनको उतना अटेंशन नहीं मिला था, और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी कोई इतनी विशेष नहीं रही उस दौरान। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, वॉर वगैरह है, वो तुम्हें दूसरी किताब में ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि और भी बहुत सारे रीजन है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ उस समय ज्यादा क्यों नहीं रही थी। ठीक है, फिर बाद में आते हैं ईयर आफ्टर 1991, फाइनेंशियल क्राइसिस एंड द डिजायर फॉर द हायर रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. India embarked on the program of economic reform that sought increasingly to deregulate various sectors, including trade and foreign investment. हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 1991 में, जिसके तहत भारत ने लोन मांगा था IMF, वर्ल्ड बैंक से। जब उन्होंने हमें लोन दिया मेरे लाल, तो उन्होंने शर्त रखी थी कि हम लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के उस दौर में जाएंगे, हम वैसी पॉलिसीज अपनाएंगे, हम अपने डीरेगुलेट करेंगे कुछ सेक्टर्स को, और इसी के चलते भारत ने कुछ सेक्टर्स को डीरेगुलेट किया, रूल्स वगैरह, नॉर्म्स वगैरह धीरे धीरे क्या किया, धीरे धीरे कम किए भैया। ठीक है, और इसके चलते हमारे FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेकर हमने काफी डीरेगुलेट किया। तो भारत में क्या हुआ, भारत में बहुत सारा FDIs वगैरह आना स्टार्ट हो गई। While it may be too early to say how good this has been for India, the ultimate test is not high growth rates as making sure that benefits of economic growth are shared so that everyone is better off. अगर हम आज की स्थिति में देखें तो हायर ग्रोथ रेट एक पैरामीटर नहीं हो सकता है। हमें आज की डेट पे ये देखना होगा, क्या देखना होगा भैया, हमें आज की डेट में ये समझने की कोशिश करना होगा कि जो 1991 में जिस पॉलिसी को भारत ने अपनाया उसके इकोनॉमिक रिजल्ट, उस इकोनॉमिक ग्रोथ के रिजल्ट सभी को मिले। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं कि ये मैटर नहीं करता है कि भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी या भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, मैटर ये करता है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके रिजल्ट सबको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, गरीब को भी वो रिजल्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। वही तुम्हारी एनसीईआरटी ने बोला है कि हायर इकोनॉमिक ग्रोथ से बेटर ये है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ के जो रिजल्ट है वो सबको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। अब आप अगले टॉपिक पे आते हैं, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। हेडिंग गलत है, क्या है हेडिंग, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, ये वाली हेडिंग चल रही है। मतलब
कि ग्लोबलाइजेशन के प्रति जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं ना कि नहीं 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 ये गलत है, नहीं 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 गलत है, तो ये ग्लोबलाइजेशन के प्रति रेजिस्टेंस क्यों है अब तक तुम समझ चुके होगे, लेकिन फिर भी अपन समझते हैं, मतलब अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सर हाँ ग्लोबलाइजेशन के प्रति रेजिस्टेंस क्यों है, ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव क्या है। देखो अब तक के चैप्टर को तुमने बहुत ध्यान से पढ़ लिया ना, तो आगे तुम चीजें लिख दोगे अगर तुम्हें बहुत अच्छे से एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा तो ठीक है। तो वही वाली चीजें बस शब्द बदल दिए गए हैं, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट थोड़े थोड़े से आइडियोलॉजी वाली चीजें आ गई, बाकी चीजें वही है जो तुम अब तक पढ़ के आए हो, ठीक है। Globalization is a contagious subject and has invited strong criticism all over the globe. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से कंटेजियस सब्जेक्ट है, मतलब एक डिबेटेबल वाला सब्जेक्ट है, और इसका क्रिटिसिज्म पूरे वर्ल्ड से, सिर्फ भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड से हम लोग क्या देखते हैं, पूरे वर्ल्ड से भारत, पूरे वर्ल्ड से हम लोग ग्लोबलाइजेशन का क्रिटिसिज्म देखते हैं भैया, ठीक है। क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन मेक्स फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट, जो ग्लोबलाइजेशन के जो क्रिटिक्स हैं, जो ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं, वो ही कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। इसको हमने लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट दो आइडियोलॉजी, दो विचारधारा में बांटा है। अब लेफ्ट और राइट क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में मैंने पढ़ाया था। देखो यूजली मैं बता देता हूं, जो लेफ्टिस्ट रहते हैं वो कहीं ना कहीं सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी को एस्पायर करते हैं। जो कैपिटलिस्ट रहते हैं बेटा, जो राइटिस्ट रहते हैं वो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को एस्पायर तो करते हैं, राइटिस्ट कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को तो एस्पायर करते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए अपना कल्चर, अपना रिलीजन, कुछ नेशनल सिक्योरिटी, ये वाली चीजें बहुत मैटर करती है। जो राइटिस्ट रहते हैं ये कैपिटलिज्म को तो चाहते हैं कि कैपिटलिज्म रहे, लेकिन ये कल्चर और इन सब के प्रति बहुत वैसे रहते हैं, एकदम हार्डकोर रहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कल्चर और इनके प्रति बहुत हार्डकोर रहते हैं, साथ ही साथ ये लोग कुछ मुद्दे जैसे नेशनल सिक्योरिटी, नेशनलिज्म, ये इन लोगों का एक मुद्दा रहता है। वहीं जो लेफ्टिस्ट रहते हैं वो सोशलिज्म को थोड़ा सा ज्यादा एस्पायर करते हैं, ठीक है, वो सोशल जस्टिस और इन सारी चीजों को ज्यादा एस्पायर करते हैं। मैंने दोनों का एक डिफरेंस तुम्हें बता दिया है। अब अगर कहीं तुम लेफ्ट राइट समझो तो एक ये मोटे तौर पे डिफरेंस समझ लेना, बाकी पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में ये बताया गया है, ठीक है। लेफ्टिस्ट क्या क्रिटिसाइज करते हैं, अभी दोनों ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब दोनों ग्लोबलाइजेशन को क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं जरा समझते हैं, क्योंकि टॉपिक है कि ग्लोबलाइजेशन पे क्या क्या रेजिस्टेंस आ रहा है, जरा वो समझते हैं। Contemporary globalization represent a particular phase of global capitalism that makes rich richer and fewer and the poor poorer. Weakening of states leads to the reduction in the capacity of state to protect the interest of its poor. ठीक है, तो ये लेफ्टिस्ट बोलते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन है वो अमीर को अमीर बना रहा है, और अमीर कम है, मतलब अमीर को अमीर बना रहा है, तो भारत में भी अमीर कम है बेटा, और अमीर को अमीर बना रहा है, और गरीब होते जा रहा है। साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट क्या कर रहा है, स्टेट चीजें विड्रॉ कर रहा है, तो वो गरीबों का भला नहीं कर पा रहा है। स्टेट की कैपेसिटी, सरकार की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है, क्योंकि सरकार को कितनी सब्सिडी, तुम्हें एक बहुत हकीकत बता देता हूं कि फार्मर्स को कितनी सब्सिडी देना है, क्या देना है, ये तुमको लगता है कि सर ये भारत की सरकार तय करेगी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत हकीकत बताता हूं, हम एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते, ये WTO का रूल है, WTO का नियम है। तो तुमको लग रहा है सर ये तो भारत सरकार के हाथ में, ना 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 ना, WTO के हाथ में भी है। WTO का रूल है, WTO ने भारत के सामने वैसे कंडीशन रखी है। तो वही वाली बात है कि सरकार का विड्रॉल हो रहा है, तो सरकार गरीबों का ज्यादा भला नहीं कर पा रही है, ठीक है। राइटिस्ट का क्या कहना है, इन पॉलिटिकल टर्म्स दे आल्सो फियर द वीकनिंग ऑफ स्टेट, economically they want to return a self reliance and protectionism, at least in certain sector of economy. Culturally they are worried that the traditional culture will be harmed and people will lose their age old values, ठीक है। पॉलिटिकली तो इनको भी लग रहा है कि सरकार की पावर कम होते जा रही है, सरकार की पावर कोई भी जाने नहीं देना चाहता, ठीक है। साथ ही साथ इनको लगता है कि हाँ सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, प्रोटेक्शनिज्म आना चाहिए कुछ सेक्टर में, चलो कुछ सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर रहे, ये प्राइवेट प्लेयर को एग्री करते हैं, कुछ सेक्टर में रहे, लेकिन कुछ सेक्टर में हम अपना काम खुद ही करें। साथ ही साथ ये लोग कल्चर इंपैक्ट हो रहा है, जो ट्रेडिशनल जो ओल्ड एज वैल्यूज आ रही है, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो राइटिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा हमेशा, ठीक है। सो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट चल रहे हैं भैया ऑल ओवर द वर्ल्ड टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल नेटवर्क अलाइंग विद दोज हु फील लाइक देम इन अदर कंट्रीज, ठीक है। तो एंटी ग्लोबल मूवमेंट चल रहे हैं, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट चल रहे हैं, और ये ग्लोबल जितने भी ग्लोबल नेटवर्क है ना, मतलब जितने भी ग्लोबल नेटवर्क, मतलब कि हर देश में ये जो चल रहे हैं, इन सब ने क्या किया, इन सब ये सारे लोग एक साथ में आ गए। अफ्रीका में भी कोई कर रहा होगा, भारत में भी कोई कर रहा होगा, चाइना में भी कोई कर रहा होगा, कहीं भी कोई कर रहा होगा, तो इन लोगों ने अपना एक नेटवर्क बना लिया है, ठीक है। और वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, वो सारे लोग साथ में आ रहे हैं और वो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट चला रहे हैं। जैसे कि हमने इन्वायरमेंट को लेके मूवमेंट देखा है, वैसे यहाँ पे भी हम लोग अलग अलग मूवमेंट्स देखते हैं, ठीक है।
Many globalization movements are not opposed to the idea of globalization per se, as much as they are opposed to specific program of globalization, which they see as a form of imperialism. जो बहुत सारे एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट चल रहे हैं वो ग्लोबलाइजेशन के विरुद्ध नहीं है बेटा, वो ग्लोबलाइजेशन के पर्टिकुलर प्रोग्राम के विरुद्ध है, जैसे कि इंपीरियलिज्म, मतलब कि तुम इनडायरेक्टली अब गुलाम बना रहे हो, पहले तुमने सीधा सीधा गुलाम बनाया, अब तुम इनडायरेक्टली गुलाम बना रहे हो अपने पॉलिसीज के तहत, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके, जो पावरफुल कंट्रीज है। तो यहाँ पे जो मेनी एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट है वो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट नहीं है, वो ग्लोबलाइजेशन के कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स है, जैसे कि कुछ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन से परेशान है, कुछ हो सकता है कि सिर्फ कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन से परेशान हो, बाकी वो ग्लोबलाइजेशन एज अ होल से परेशान नहीं है। ठीक है, globalization movements in 1999 at World Trade Organization ministerial meeting, there were widespread protests at CLET। हम लोग ये देखते हैं भैया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है जहां पे सारे मिनिस्टर्स वगैरह सारे देश के प्रेजेंट रहते हैं। वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। किसके अगेंस्ट? WTO के अगेंस्ट। WTO के अगेंस्ट क्यों प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा? क्योंकि WTO कैसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पॉलिसीज लेके आ रहा है जो कि हमेशा डेवलप कंट्रीज को फोकस कर रही है। WTO वो पॉलिसीज लेके आ रहा है जिससे कि जो अपन इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में पढ़ा था ना कि जो डेवलप कंट्रीज है वो हमेशा डोमिनेट कर जा रही है डेवलपिंग कंट्रीज को। तो ये WTO की इस कॉन्फ्रेंस में हमें बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था। It was argued that interests of developing world were not given sufficient importance in the evolving global economic system। और ऐसा माना गया है कि WTO जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को ध्यान नहीं रखता है, डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को ध्यान नहीं रखता है, वो हमेशा डेवलप कंट्रीज के इंटरेस्ट को ध्यान रखता है। कहाँ पे है? तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैप में बता दिया कि अमेरिका में यहाँ पे ये जगह प्रेजेंट है, वॉशिंगटन DC की एक जगह है उस स्टेट की, ठीक, वहां पे ये प्रोटेस्ट देखने को मिला। फिर वर्ल्ड सोशल फोरम, a platform which brings together a wide coalition composed of human rights activists, environmentalists, labor, youth, women activists to oppose a neoliberal globalization। ठीक है, वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है भैया? वर्ल्ड सोशल फोरम एक तरीके से प्लेटफॉर्म है, एक नाम दे दिया है। इस नाम के पीछे क्या है? इस नाम के पीछे बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के लोग आ जाते हैं, विमेन आ जाती है, और हम लोग देख रहे हैं कि जो नियोलिबरल ग्लोबलाइजेशन को अपोज कर रहे हैं। नियोलिबरल ग्लोबलाइजेशन मतलब कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, नियोलिबरल ग्लोबलाइजेशन मतलब जो कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज्यादा अपोज कर रहे हैं। तो अलग अलग सेक्शन से कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट अपोज कर रहे होंगे कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से, फैक्ट्रीज वगैरह से, ठीक है, कुछ विमेन आ रही है, तो कहीं ह्यूमन राइट्स वाले आ रहे हैं। तो वर्ल्ड सोशल फोरम एक जगह है जहां पे कि बहुत सारे NGOs, जहां पे कि बहुत सारे लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म है, जगह मतलब एक प्लेटफॉर्म है, एक नाम दे दिया है वर्ल्ड सोशल फोरम कि यहाँ पे सब लोग नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन मतलब इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को यहाँ पे भरपूर क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे वर्ल्ड सोशल फोरम की कुछ जानकारी दे दी है जो कि तुम्हारे MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली मीटिंग ब्राजील में हुई थी 2001 में। फोर्थ वर्ल्ड सोशल मीटिंग जो हुई थी वो मुंबई में हुई थी, ये भारत में हुई थी, इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है, एंड द लेटेस्ट वर्ल्ड सोशल फोरम मीटिंग वाज हेल्ड इन अगेन ब्राजील इन मार्च 2018। अब इसके बाद में हुई होगी लेकिन वो NCERT ने अपडेट नहीं किया है, यहां तक कि तुम्हारी उसमें किताब में मेंशन है। ठीक है, तो इसको बस MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना पहली, और भारत वाली को जरूर ध्यान रखना कि 2004 में मुंबई में हुई है। ठीक है, नाउ इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। अब भारत में ग्लोबलाइजेशन से क्या रेजिस्टेंस है अब अपने को वो समझना है। देखो हमने अब तक क्या पढ़ लिया मेरे लाल, जरा ध्यान करते हैं। हमने सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है वो समझा। ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से फ्लो है, चार चीज का फ्लो है, पीपल हो गया, कमोडिटीज हो गई, आइडियाज हो गया, कैपिटल हो गया। कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी की बात करी कि टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन स्पीड अप हो गया है, उसमें हमने कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन और हिस्ट्री में पास्ट में कैसे ग्लोबलाइजेशन था हमने वो बात करी। फिर हमने पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करी। फिर हमने इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन की बात करी कि इंडिया के लिए कोई नया फिनोमिना नहीं है। ठीक है, फिर हमने रेजिस्टेंस टू द ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड लेवल पे हमने रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करी। अब हम पर्टिकुलरली इंडिया में क्या रेजिस्टेंस है, इंडिया में लोग क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन को लेके, हम ये वाली बात करने वाले हैं। ठीक है, व्हाट हैज बीन इंडियाज एक्सपीरियंस इन रेजिस्टिंग ग्लोबलाइजेशन? Social movement play an important role in this.
रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन हैज कम फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स। लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट विंग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो इंडिया में भी बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट वाले उसमें बताए थे कि ट्राइबल पॉपुलेशन क्या करी, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करती है, क्योंकि उनको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से तुम हमसे जंगल छीन रहे हो, तुम हमसे हमारे रिसोर्सेज छीन रहे हो, ध्यान करो इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि भारत में क्या क्या सोशल मूवमेंट्स, मतलब भारत में कौन कौन से आंदोलन रहे हैं, और हम अलग अलग क्वार्टर्स, मतलब हम लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट देख रहे हैं भारत में भी, राइट विंग प्रोटेस्ट देख रहे हैं। कैसे प्रोटेस्ट देख रहे हैं जरा अपन समझते हैं कि भारत में कैसे कैसे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, जरा अपन वो समझते हैं। ठीक है, देयर हैव बीन लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वॉइस थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज टू फोरम लाइक इंडियन सोशल फोरम, trade union of industrial workforce as well as those representing farmer interest have organized protest against the entry of many multinationals. The patenting of certain plants like neem by American and European firm has generated considerable opposition. हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं भैया, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट ये है कि एक फोरम बना ली, एक तो इंडियन सोशल फोरम बना ली, जैसे वर्ल्ड सोशल फोरम बना ली वैसे एक इंडियन सोशल फोरम बना ली, जहाँ पे कि जो लोग ग्लोबलाइजेशन को प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इस फोरम में जिसको हिस्सा बनना है वो बन जाता है। ठीक है, ये लोग बात कर रहे हैं वर्कर के राइट्स की, फार्मर की, कि भैया मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही, वर्कर के क्या राइट्स हैं, फार्मर के क्या राइट्स हैं, और बहुत सारे पेटेंट्स मिल रहे हैं कि जैसे नीम हमारा है लेकिन उसको अमेरिकन कंपनी को उसको पेटेंट मिल गया है, या बहुत सारी जगह पे हमने यूरोपियन कंपनी को राइट दे दी कि हाँ ठीक है तुम आओ, तुम रिसर्च करो, तुम समझो। तो इसको लेके भी क्या है, इसको लेके भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, एंड स्पेशली यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज को देख के प्रोटेस्ट मिल रहा है, एकदम ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट कर रही हैं, ठीक है, कुछ पॉलिटिकल जैसे एफडीआई इन रिटेल लीड टू प्राइस राइज, ठीक है, एमएनसी कंपनी विल डिस्ट्रॉय डोमेस्टिक ट्रेड, जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स की बात करती है, जो अपने लोकल के लोग हैं, लोकल इंडस्ट्रीज की बात करती है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट विंग। राइट विंग क्या कर रहे हैं, राइट विंग this has taken particularly the form of objecting particularly to various cultural influences ranging from availability of foreign TV channels provided by cable network, celebration of Valentine's Day, westernization of dress taste of girl student in school and colleges. राइट विंग में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये बेसिकली कल्चर को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे फॉरेन टीवी चैनल्स केबल टीवी वालों ने अलाउ कर दिए हैं। आज की तारीख में तो नेटफ्लिक्स वगैरह सब आ गया है और बढ़िया टीवी पे चल रहा है, तो वो चल रहा है। फिर वैलेंटाइंस डे के दिन तुमने देखा होगा कि कई बार कैसे वैलेंटाइंस डे के दिन सब लोग देखते रहते हैं, तो वैलेंटाइंस डे के लेके जो रहता है कि डाउन विद द वैलेंटाइन डे, ये हमारी स्कूल में भी पता है ऐसे प्रोटेस्ट होते थे, मतलब बाहर से कुछ लोग आ जाते थे जो कि प्रोटेस्ट कर लेते थे। ठीक है, तो ये वैलेंटाइंस डे को लेके प्रोटेस्ट है, कल्चर को लेके प्रोटेस्ट है, ठीक है, स्पेशली जो विमेन का जो वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने को लेके प्रोटेस्ट है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट विंग कल्चर को लेके प्रोटेस्ट कर रहा है, लेफ्ट विंग वर्कर, फार्मर और इन लोगों को लेके प्रोटेस्ट कर रहा है। तो भारत में अभी हम अलग अलग क्या देख रहे हैं, भारत में भी हम लोग अलग अलग प्रोटेस्ट देख रहे हैं। सो आई होप आपको ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ में मैंने पूरी किताब के तुम्हें हर चैप्टर के वन शॉट रिवीजन प्रोवाइड कर दिए, एकदम डिटेल में प्रोवाइड कर दिए। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, तुम्हें पूरी किताब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। अ बिग हार्ट फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। साइनिंग ऑफ विद दिस, सिद्धार्थ पटेल। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, लव यू।